आज से करोड़ों साल पहले जब इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब इस धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। उन्होंने करोड़ों सालों तक धरती पर राज किया, लेकिन तकरीबन 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर्स का अस्तित्व पृथ्वी से पूरी तरह से मिटा दिया। और आज इस फिल्म की कहानी कुछ इसी घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल हमारी ही पृथ्वी की तरह एक और प्लेनेट है जिसका नाम है सोमरस। उनकी बिल्कुल हमारी ही जैसी दुनिया थी और वो काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो वहां पर आराम से रह रहे थे। हालांकि ये वक्त 65 मिलियन साल पहले का था, लेकिन सोमरस के लोग इतने एडवांस्ड थे कि वो तब भी किसी दूसरे प्लेनेट पे जा सकते थे। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइल्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। माइल्स अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ समुद्र के किनारे बीच पर आया हुआ था और उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी और उसका इलाज कराने के लिए माइल्स के पास उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए वो एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है। क्योंकि वो एक पायलट था, वो अपने साथ अपने कुछ साइंटिस्ट साथियों को लेकर एक दूसरे प्लेनेट की खोज में जाने वाला था। उसका ये मिशन 2 साल का था और इस मिशन से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी बेटी का इलाज कराएगा। उसे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना ही था, क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी, मुझे पता है आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। और इसके बाद माइल्स अपने सफर पर निकल जाता है, जिसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें फिर से माइल्स के उस स्पेस शिप को दिखाया जाता है। ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ छोटे छोटे एस्टेरॉयड के मलबे आकर इनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। वो टुकड़े स्पेसशिप पर इतनी जोर से लगते हैं कि स्पेसशिप बुरी तरह से कांपने लगता है। इस सारी हलचल में माइल्स की अपने स्लीपिंग चैम्बर में आंख खुल जाती है और अब वो बाहर निकलकर अपने शिप को कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग अपने स्लीपिंग चेम्बर्स में गहरी नींद में सो रहे थे और ये शिप ऑटो पायलट मोड पर खुद चल रहा था। उन छोटे पत्थर के टुकड़ों की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिस वजह से स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है। इन सारे हालातों को देखते हुए माइल्स फैसला करता है कि मैं स्पेसशिप को पास के ही किसी प्लेनेट पर लैंड कराऊंगा। लेकिन अब जैसे ही वो उस प्लेनेट की ऑर्बिट में आता है तो तेज रफ्तार की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये स्पेसशिप एक काफी बड़ी सी चट्टान से जाकर टकरा जाता है। इससे स्पेसशिप को एक बड़ा झटका लगता है, जिससे अंदर के सभी चैम्बर्स तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, यहाँ तक कि माइल्स की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद वो चेक करने के लिए आता है कि क्या कोई जिंदा बचा है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वो पाता है कि सारे के सारे चैम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें मौजूद सभी लोग मर चुके थे। लेकिन तसल्ली की बात यह थी कि यह प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए एकदम ठीक था, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी, खाने के लिए पत्ते और ऑक्सीजन भी है जिसमें सांस लिया जा सकता है। लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि अगर इस प्लेनेट पर जिंदगी है तो यहाँ और भी खतरनाक क्रीचर हो सकते हैं। और जिस प्लेनेट पर माइल्स लैंड हुआ था, ये कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि आज से 65 मिलियन साल पहले की हमारी पृथ्वी थी, जब इंसान पृथ्वी पर पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ पर सिर्फ बड़े मॉन्स्टर्स का राज हुआ करता था। इसके बाद माइल्स अपनी जानकारी अपने बेस में देता है और उनके साथ जो हुआ वो भी बताता है। उसे याद आता है कि हमारी इस स्पेसशिप में 2 छोटी स्पेसशिप भी थी जो कि इमरजेंसी में काम आती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ गिरी है। और क्योंकि वो शिप काफी मजबूत थी तो माइल्स फैसला करता है कि वो उन्हें ढूंढेगा और कैसे भी करके अपने प्लेनेट पर वापस जाएगा। अब उसे यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था और हालात काफी मुश्किल थे। एक बार तो माइल्स खुद को मारने का भी डिसाइड करता है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी की याद आती है तो वो रुक जाता है। वो उसकी तस्वीरें देखकर उसे याद करने लगता है। इसके बाद उसे सिग्नल मिलता है कि उन सभी चैम्बर्स में से एक चैम्बर में से आवाज आ रही है। जब माइल्स वहां पर चेक करने के लिए जाता है कि क्या सच में अभी भी कोई जिंदा है, तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद माइल्स को वो चैम्बर मिल जाता है। उसके अंदर एक छोटी बच्ची थी और वो उसकी बेटी की ही उम्र की थी। वो उसे अपने साथ ले जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहां से हो और तुम कौन हो, तुम्हारे सारे ग्रुप का क्या प्लान था। वो लड़की बोलती तो है, लेकिन माइल्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस लड़की की लैंग्वेज अलग थी। इसलिए वो समझ नहीं पाता कि लड़की क्या कह रही है और किस भाषा में बात कर रही है। माइल्स को चैम्बर में इस लड़की की डायरी भी मिली थी, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि इस लड़की का नाम कोआ है। अब अगली सुबह माइल्स इस प्लेनेट को बारीकी से जांचने के लिए यहाँ छानबीन करने के लिए घूमने चला जाता है।
और साथ ही वो अपने स्पेसशिप को भी ढूंढ रहा था। यहाँ पर उसे काफी सारे वोल्केनो मिलते हैं जो कि बार बार इरप्ट हो रहे थे और यहाँ पर एक डायनासोर का कंकाल भी पड़ा था। इसके बाद माइल्स अपना हाई टेक्नोलॉजी जीपीएस निकालता है जो कि किसी भी चीज को ढूंढने का काम किया करता है, जिससे माइल्स को पता लग जाता है कि उसका छोटा स्पेसशिप यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ पे क्रैश हुआ था। अब वो आगे देखने के लिए जैसे ही झांकता है तो एक डायनासोर का एक छोटा बच्चा उस पर हमला कर देता है, लेकिन माइल्स की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक इलेक्ट्रिक गन थी। वो उस डायनासोर के बच्चे को खुद से दूर करके उसे मार देता है और अपनी जान बचाकर उस बच्ची के पास आ जाता है। वो उसे इस सब के बारे में बताता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द ब्रिज का रास्ता पार करके वहां पर पहुंचना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। माइल्स की बात सुनकर कोवा उससे कहती है कि हम जिन चैम्बर्स में आए थे उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे और उन्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन माइल्स जानता था कि वो सारे चैम्बर्स तबाह हो चुके हैं। वो उस बच्चे को ये बात ना बताते हुए उसे समझाता है, लेकिन कोवा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए माइल्स उससे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी पहाड़ पर हैं, तो जल्द से जल्द मेरे साथ चलो, हमें वहां पर पहुंचना होगा। ये सुनकर कोवा मान जाती है और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जितना आसान ये रास्ता लग रहा था उतना ही खतरनाक और मुश्किलों से घिरा हुआ था, क्योंकि इस समय में ना सिर्फ चलने वाले बल्कि उड़ने वाले डायनासोर्स भी हुआ करते थे और ना जाने किस किस तरह की मखलूक थी जो कि उन पर कभी भी हमला कर सकती थी। अब वो दोनों किसी तरह से छिपते छिपाते एक बड़े से मैदान से होते हुए एक जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक डायनासोर होते हैं जो कि उन्हें देख लेते हैं। वो सब उन पर हमला करने लगते हैं। अब माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर उन पर शूट करता है और वो अपना और कोवा का बचाव कर रहा था। खैर वो लोग किसी तरह से यहाँ से बचकर आगे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक नदी मिलती है। वो यहाँ अपना हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करते हैं, जिसके बाद माइल्स एक पेड़ पर चढ़ता है और अपना जीपीएस निकालकर पता करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूरी पर रह गया है। लेकिन तभी अचानक से टहनी टूट जाती है और माइल्स जोर से जमीन पर आकर गिरता है, जिससे उसका एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है और उसे काफी दर्द हो रहा था। उस टहनी के टूटने की आवाज सुनकर यहाँ पर कुछ भयानक डायनासोर्स आने लगते हैं। अब वो माइल्स को जैसे ही मारने के लिए आते हैं कि माइल्स के पास कुछ बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें वो उन डायनासोर्स के ऊपर ब्लास्ट करता है, जिनसे वो मरने लगते हैं। यहाँ पर माइल्स इस तरह से अपना बचाव कर रहा था और कोवा एक दूसरी जगह पर जाकर एक पेड़ की टहनी के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी कोवा को एहसास होता है कि वो गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि ये जगह तो उड़ने वाले क्रीचर्स का ठिकाना था। तो अब इसीलिए केओए उन्हें देखकर यहाँ से दूसरी जगह पर जाने लगती है, लेकिन इससे आवाज पैदा हो जाती है और एक उड़ने वाला डायनासोर उसे देख लेता है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो काफी डर गई थी क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और डायनासोर काफी करीब आ गया था। वो एकदम से हमला करके उसके कपड़े पकड़ लेता है और कोवा को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन माइल्स ऐसा होते हुए देख लेता है। वो डायनासोर का पीछा करता है और उसे शूट करके कोवा की जान बचा लेता है। वो इस सब से काफी डर गई थी, इसीलिए माइल्स उसे अपनी पीठ पर उठाकर उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे केओए में कहीं ना कहीं अपनी बेटी नजर आ रही थी, जिसे कि 2 साल पहले वो अपने प्लेनेट पर छोड़कर आया था। अब क्योंकि इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और रात में चलना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए ये लोग एक केव में जाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ पर माइल्स दोबारा से अपना जीपीएस चेक करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूर रह गया है। लेकिन यहाँ पर जो चीज माइल्स को पता लगती है उसे जानकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्पेस में जो एस्ट्रॉयड के टुकड़े माइल्स के स्पेसशिप से आकर टकराए थे वो अब पृथ्वी पर गिरने वाले थे, जिससे होगा ये कि सारे डायनासोर्स और पृथ्वी पर जो भी चीज है वो सब कुछ तबाह हो जाएंगे। वो सारी चीजें राख में बदल जाएंगी। वो ये सारी चीजें समझ गया था और वो कोवा को भी इस बारे में बताता है। अब सुबह होते ही वे लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले थे कि एक बड़ा सा डायनासोर आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो लोग उस केव के और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर उन्हें एक सुरंग मिलती है जिसका साइज काफी छोटा था और अब इसीलिए माइल्स यहाँ पर बम से धमाका करता है, जिससे छेद सिर्फ इतना बड़ा होता है कि यहाँ से कोवा गुजर सकती थी। लेकिन माइल्स नहीं, कोवा निकल जाती है लेकिन माइल्स अंदर ही रह जाता है, जिससे यहाँ पर एक और डायनासोर माइल्स पर हमला कर देता है। लेकिन माइल्स के पास जो इलेक्ट्रिक गन थी वो उससे उस डायनासोर पर शूट करके खुद को बचा लेता है और जैसे तैसे वो सुरंग से बाहर आता है। लेकिन बाहर आकर उसे कोवा कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो आसमान से बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े धरती की तरफ
आते हुए देख रहा था, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों को जल्द ही इस प्लेनेट को छोड़ना होगा, वरना वो लोग मारे जाएंगे। और इसीलिए वो जल्दी से उस तरफ भागने लगता है जहां वो स्पेसशिप थी, लेकिन वो गलती से एक दलदल में गिर जाता है। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दलदल उसे निगलता जा रहा था, यहाँ तक कि वो कोवा को भी आवाज लगाता है, लेकिन अब बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब इससे पहले वो पूरी तरह से डूब जाता, कोवा यहाँ पर आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। वो पेड़ की एक टहनी माइल्स की तरफ झुका देती है, जिसे पकड़कर वो जैसे तैसे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो कोवा को जोर से गले लगा लेता है, क्योंकि आज वो मरने ही वाला था, लेकिन कोवा ने उसे बचा लिया। फिर वो उसे बताता है कि प्लेनेट जल्द ही खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो दोनों पूरा दिन और पूरी रात सफर करते हैं और अगली रात होने से पहले वो उस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। और अच्छी बात यह थी कि इस स्पेसशिप में कोई डैमेज नहीं हुआ था, वो इससे निकल सकते थे। अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए माइल्स जैसे ही स्पेसशिप को स्टार्ट करता है कि कोवा बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने ही कहा था कि तुम्हारे माँ बाप पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि माइल्स ने उससे झूठ कहा था, क्योंकि उस हादसे में सभी चैम्बर्स बर्बाद हो गए थे, जिसमें कोवा के मॉम डैड भी मारे गए। अब माइल्स उस बच्ची को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी नाराज थी, इसलिए माइल्स उसे सच बता देता है कि तुम्हारे मॉम डैड मारे जा चुके हैं। माइल्स उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया, और अब हमें भी यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर कोवा काफी रो रही थी, इसीलिए माइल्स उसे शांत करने के लिए अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इस मिशन पर इसीलिए आया ताकि इससे मिले पैसों से मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। उसे एक जानलेवा बीमारी है और अगर अब मैं टाइम पर ना पहुंच सका तो वो मर जाएगी। माइल्स कोवा को भी अपनी बेटी की तरह समझ रहा था और वो उसकी भी जान किसी भी तरह से बचाना चाहता था। कोवा उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है, और अब इसके बाद वो स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकल पाते हैं, उन चट्टानों का हमला हो जाता है और साथ ही उन्हें दो बड़े बड़े डायनासोर्स ने भी देख लिया था, जो यहाँ आकर उस स्पेसशिप पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। माइल्स ये बात जानता था कि अगर हम यहीं पर रुके रहे तो ये डायनासोर्स हम पे हमला करके हम दोनों को ही मार देंगे, इसलिए वो स्पेसशिप से बाहर जाकर डायनासोर्स का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि कोवा की जान बच सके। अब एक डायनासोर जैसे ही माइल्स के पास आता है तो माइल्स उस पर अपनी इलेक्ट्रिक गन से शूट करके उसे मार देता है, लेकिन अभी एक और डायनासोर जिंदा था जो कि तेजी से माइल्स की तरफ बढ़ने लगता है। माइल्स को लगने लगता है कि शायद ये डायनासोर उसे मार देगा, क्योंकि उसकी गन की बैटरी लो हो चुकी थी, वो दोबारा से लोड नहीं हो रही थी। डायनासोर उसके काफी करीब आ गया था, लेकिन इसी बीच स्पेसशिप में बैठी कोवा अपना दिमाग चला देती है और एक वीडियो प्ले कर देती है। जैसे ही डायनासोर का ध्यान भटकता है, माइल्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब डायनासोर को उस वीडियो प्रोजेक्टर से कुछ नहीं मिलता तो वो फिर से माइल्स के पीछे पड़ जाता है। और अब ये प्लेनेट भी तबाह होने वाला था, क्योंकि यहाँ की सारी वोल्केनो इरप्ट होने लगी थी और एस्ट्रॉइड के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। डायनासोर माइल्स का पीछा कर रहा था और माइल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो जमीन से निकलने वाले उन वोल्केनो की तरफ भागना शुरू कर देता है, और अब जैसे ही वो वोल्केनो फटता है, डायनासोर उसकी चपेट में आ जाता है। लेकिन उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इससे थोड़ा जख्मी हो जाता है। अब डायनासोर को और गुस्सा आ गया था और वो माइल्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब माइल्स भी अपनी मौत को गले लगाने वाला था, क्योंकि उसके पास भी पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक बार और कोवा आ जाती है। वो एक लकड़ी को उस डायनासोर की आंख में घुसा देती है, और अब क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो एक बड़े वोल्केनो के पास आ जाता है। और अब वो जैसे ही फटता है, उसके अंदर मौजूद तेजाब और लावा डायनासोर को अपनी लपेट में ले लेता है और उसे गला देता है। इस तरह से वो मारा जाता है। अब माइल्स की जान बच गई थी। इसके बाद ये दोनों जल्दी से स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। माइल्स जल्दी से अपने प्लेनेट की लोकेशन डालकर यहाँ से निकल जाता है, जहाँ इस बीच कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े इनके स्पेसशिप से आकर भी टकराते हैं, लेकिन ये सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आकर गिरता है और पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज को तबाह कर देता है, और इस तरह से डायनासोर्स का पृथ्वी से अंत हो जाता है। और ये फिल्म भी। दोस्तों, आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें हमें बताते हैं कि आज से कई 100 साल पहले कुछ बहुत ही बड़े जीव इस दुनिया में वास करते थे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो अब कहाँ हैं? क्या अभी भी वो जिंदा है? आइए जानते हैं। 1944 दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला है, पर अभी भी कुछ जहाज हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं, जिसमें से 2 आकर गिरते हैं एक आइलैंड पर, जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन के एकदम बीच में है। दोनों ही पायलट एक दूसरे से हवा में लड़ाई कर रहे थे।
लेकिन अब जमीन पर भी वो लड़ने लगते हैं कि तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो कुछ भी साइज में था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और बूम, यहीं से सीन कट होता। और अब वो क्या था और इनके साथ क्या हुआ हमें आगे पता लगेगा, के लिए बने रहिए वीडियो में। अब आते हैं 1971 में व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी में से हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि एक मिनिस्टर से मिलने के लिए आए, क्योंकि उन्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए फंडिंग चाहिए। इनके नाम होते हैं बिल और हॉस्टन। दोनों की बातें सुनने के बाद मिनिस्टर उन्हें मना कर देते हैं। असल में इन दोनों का मानना था कि इन्होंने एक ऐसा आइलैंड ढूंढा है जहां पर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पाकर हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बूम कर सकते हैं, पर वो फिर भी मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ बिल जानता है कि अगर वो ये कहेगा तो वो जरूर मानेंगे। वो कह ही देता है कि सर, कल मैंने न्यूज में पढ़ा है कि रशियन आर्मी को भी इस आइलैंड के बारे में खबर लग चुकी है, और अगर हम जल्दी नहीं गए तो वो वहां पहुंच जाएंगे। फिर क्या था, बिल को तुरंत ही परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी टीम बनाने लगता है, जिसमें उसे कुछ होशियार और स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए वो आर्मी कमांडर पैकर्ड को बुलाता है, सब कुछ बताता है उन्हें, जो अपने कुछ सबसे हाईली ट्रेन सोल्जर की टीम को बनाते हैं। वहीं हॉस्टन जेम्स को कॉल करता है, जो कि एक गाइड का काम करेगा, और मेसन जो कि एक फोटोग्राफर है, वो उनके लिए एविडेंस बनाएगी। अब सभी को ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि वो लोग सब साथ में आगे बढ़ेंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज को बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे। अगर कुछ भी उन्हें मिलेगा तो वो उसे सबसे पहले बिल को दिखाएंगे। दिन अगले दिन ये लोग उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर ये कुछ चॉपर से जाएंगे, पर इनके सामने एक मुसीबत थी, जो था एक विशाल तूफान जो इनका रास्ता रोके खड़ा था। अगर इनमें से कोई भी अंदर गया तो मारा जाएगा, पर उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। इसीलिए बिल फैसला करता है कि वो जाएंगे। इसके बाद सभी चॉपर उसके अंदर घुसते हैं, पर शायद इन्होंने ये गलत फैसला ले लिया, क्योंकि वो बिजली इनके चॉपर के ऊपर ही गिर रही थी, जिसके कारण कुछ तो प्लेन क्रैश हो जाते हैं, फिर कुछ उस तूफान को पार कर डालते हैं, और तब इनके सामने आता है वो खूबसूरत आइलैंड जहां पर आज तक कोई नहीं गया। अगर कोई गया भी है तो कभी जिंदा नहीं लौटा। हॉस्टन की टीम सबसे पहले लैंड करती है। दरअसल उसकी थ्योरी के हिसाब से इस आइलैंड के नीचे बड़ी नदियां बह रही है, जिनके अंदर कई फुट गहरे गड्ढे हैं, जिसमें वो विशाल जीव रहते हैं, और उन्हीं गड्ढों में सोने और चांदी के कई सारे महल भी बने, जो किसी जमाने में यहाँ पर रहने वाले लोगों के हुआ करते थे। अगर हम लोग इस पूरे आइलैंड को हिलाकर एक भूकंप लाएं तो हम उन गड्ढों तक पहुंच सकते हैं। अब ये आइडिया बिल को ठीक लगता है, इसीलिए वो पैकर्ड से कहकर पूरे आइलैंड के ऊपर बम गिरवाना शुरू करता है, जिससे कि जितनी भी जीव जंतु सब परेशान हो जाते। लाखों की तादाद में पेड़ बर्बाद हो रहे थे और कुछ पशु पक्षी मारे भी जाते हैं, पर इन्हें ये करना ही था ताकि ये भूकंप ला सके, जो आ भी जाता है पर किसी और चीज का। जब उस चीज को पैकर्ड खुद के सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वो एक्स्ट्रा लार्ज चिंपैंजी था, जिसका साइज बुर्ज खलीफे से भी बड़ा था। सभी उसके ऊपर शूट करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और इनके जितने भी चॉपर्स होते हैं उन सभी को बीच से खिलौने की तरह अलग कर देता है। इसमें काफी सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं, कुछ क्रैश होते हैं, जिसमें जेम्स के साथ वाले भी कुछ और थे, उधर पैकेट के साथ वाले भी। दोनों ही टीम अलग हो चुकी है, पर अभी सभी परेशान थे, क्योंकि उन्हें जो कुछ बताया गया था यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल को ढूंढने के लिए पैकेट बिल के पास जाता है और उसे बंदूक की नोक पर लेकर पूछता है कि वो सच सच बताए कि वो आखिर यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आए। तब यहाँ बिल उससे कहता है, दरअसल जिस पृथ्वी पर हम सालों से रह रहे वो कभी हमारी थी ही नहीं, वो इन्हीं लोगों की थी जिसे हमने कुछ देर पहले देखा है। जब इंसान बढ़ने लगे तो ये सभी वहां से दूर हो गए और अपने अपने घर छोड़ दिए इन्होंने। इनके साथ भी कुछ लोग यहाँ पर आए जिन्होंने इन्हें पाला। सही सुना आपने, इन्हें किसी ने पाला था जो उस समय की दुनिया के सबसे अमीर लोग थे। उनकी पूरी संपत्ति यही किसी नदी के नीचे दफन है, इसीलिए अब ये सभी फिर से अपने घर वापस आ रहे, और अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो सब कुछ, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो जब हम यहाँ से लौटेंगे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। वहीं दूसरी ओर हम जेम्स की टीम को देखते हैं, जो इनसे बिछड़ चुके। वो अपने लोगों से कहता है कि प्लान के मुताबिक हमें समुद्र किनारे पहुंचना होगा अगले 3 दिन के अंदर, तब तक हमारा शिप वहीं खड़ा रहेगा। वहीं पैकेट की टीम भी जंगल से होते हुए समंदर की ओर बढ़ रही है। पैकेट का एक दमदार सोल्जर चैंपमैन भी उसे आखिर में मिल जाता है, जो कुछ ही दूरी पर क्रैश हो गया था। इतने में इन्हें अपने एक साथी की चीख सुनाई देती है। जब वो उसकी ओर जाते हैं तो देखते हैं कि बाम्बू उसके आर पार हो गया, जो देखकर सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में एक की नजर ऊपर पड़ती है, तब उसे समझ आता है
कि जिसे ये बैम्बू समझ रहे हैं वो असल में एक मकड़ी का पैर है, जिस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आइलैंड पर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब एक एक करके वो मकड़ी कुछ सोल्जर को मारना शुरू करती है। तभी पैकर्ड सभी को ऑर्डर देता है कि उसके पैर काट दो, जिससे वो नीचे आने लगेगी। सभी उसका कहना मानते हैं, जिससे वो मकड़ी धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है और अंत में जब वो नीचे आकर गिरती है तो पैकर्ड उसे शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स की टीम को भी कुछ ऐसा ही दिखता है, पर वो इससे भी विशाल था। वो तो जब नदी के किनारे से आगे की ओर बढ़ रहे थे तो उन लोगों को उसी नदी से बाहर आते हुए एक बुफैलो दिखता है, जिसका आकार किसी फुटबॉल स्टेडियम जितना था। सभी उसको देखकर बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन जेम्स को पता है कि ये करके वो उसे गुस्सा दिलाएंगे और इसीलिए वो किसी को भी शूट ना करने को कहता है, जिससे वो चुपचाप वहां से चला जाता है बिना कुछ किए। ये लोग वहां से और अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें कुछ घर दिखते हैं जिसके बस दीवारें ही बची रह गई थी, लेकिन वो सभी सोने की थी। जो देखकर मेसन फौरन उनकी फोटो खींचता है, लेकिन तभी उन लोगों को चारों ओर से कोई घेर लेता है। ये शायद यहाँ पर रहने वाले कबीले के लोग थे, जिन्होंने सिर्फ एक ही पैंट पहनी हुई थी जिस पर गोल्ड प्लेटिंग थी। सभी बहुत डर गए, पर इतने में उनके बीच एक हैंक नाम का बंदा आता है, जो उन कबीले वालों से अलग था क्योंकि उसने आज के जमाने के कपड़े पहने थे। वो खुद को हैंक करके इंट्रोड्यूस करवाता है। ये असल में वही अमेरिकन पायलट है जो आज से तकरीबन 28 साल पहले क्रैश हुआ था एक जापानीज पायलट के साथ। वो तो मर गया, लेकिन हैंक अभी भी जिंदा है और इन्हीं लोगों के साथ रहने लग गया। वो जेम्स की टीम को बताता है कि ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इधर पैकेट का एक सोल्जर उनसे बिछड़ गया। उस क्रैश के दौरान काफी थक जाने के कारण वो नदी किनारे पानी पीने जाते, लेकिन तभी वहां पर वो चिंपैंजी आ जाता है जिनसे इन लोगों पर हमला किया था। वो भी पानी पीने के लिए आया था कि तभी उसे एक बड़ा ऑक्टोपस दिख गया था, जिसने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और फिर उसे खा गया। जो कुछ भी बच गया उसे पैक करके घर ले गया कल के लिए। वेल, सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है उस कबीले पर जहां एक विशाल नेवी शिप खंडर हुआ पड़ा है, जिसके बारे में हैंक बताता है कि ये 10 साल पहले यहाँ पर आया था। तब इसमें कोई भी नहीं था, लेकिन अब इसमें कबीले वालों ने खुद का मंदिर बना लिया। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, उस चिंपैंजी की मूर्ति बनाई हुई है। हैंक का कहना था कि ये लोग उस विशाल जीव को पूजते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कैंग कहते हैं। वो इस जगह का राजा है और इन लोगों का और इस आइलैंड का रक्षक भी है। उसके बाजू में ही उन आदिवासियों ने एक और चीज की मूर्ति बनाई थी, जो कि है एक छिपकली, जो देखकर हैंक बताता है कि ये है इसका नाम है स्क्रोवॉलर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस पूरे आइलैंड पर। वो किसी को भी नहीं बख्शती। इसने ही मेरे दोस्त को भी मार दिया और कैंग के पूरे परिवार को भी इसने ही खत्म किया। वो अपनी पीढ़ी का आखिरी है। जब तुम लोगों ने यहाँ पर बम गिराया तो वो छिपकली फिर से बाहर आ गई, लेकिन कैंग ने उन सभी को मार दिया, वरना वो तुम सभी को खाकर खत्म कर देती। मेसन पूछती है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो हम पर हमला क्यों किया। तो वो बताता है कि अगर तुम्हारे घर पर कोई हमला करेगा तो तुम क्या करोगे। जो तुम करोगे उसने भी वही किया, अपनी हिफाजत। इतनी ही देर में बातें करने के बाद उन आदिवासियों ने एक भी शब्द नहीं कहा, जो देखकर जेम्स थोड़ी हैरानी में था कि ऐसा क्यों है। तो हैंक फिर से बताता है कि ये सभी ने सालों से मौन व्रत रखा है अपनी देवता की लंबी उम्र के लिए। यहाँ हैंक इन लोगों से पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं और यहाँ किसके लिए आए। तो वो बताता है कि हम लोग यहाँ पर इन्हीं जीवों पर रिसर्च करने आए और हमारे सारे संसाधन क्रैश हो गए या फिर टूट गए, इसीलिए अब हम इस आइलैंड की ओर जा रहे हैं जहाँ हमारा शिप है, पर हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। तो हैंक कहता है कि 3 दिन में तो वहां पहुंच पाना मुश्किल है, पर हाँ मेरे पास एक बोट है, अगर तुम उसको ठीक कर दो तो हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब ये सभी उस बोट को देखते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही खस्ता हालत में थी। उधर मेसन उन कबीले वालों की फोटोज को खींच रही थी। उन्होंने कैमरा जैसी चीज को पहली बार देखा था, तो उनके लिए बहुत ही अजीब और नया था। इसी बीच मेसन को किसी की रोने की आवाज आती। दरअसल वहां से कुछ ही दूरी पर एक चॉपर के नीचे बुफैलो का बच्चा फंसा हुआ था। हालांकि मेसन बहुत कोशिश करती है कि उसको निकाल सके, पर ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन तभी कैंग आकर उसे फ्री कर देता और वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तब मेसन को समझ आता है कि हैंक सही कह रहा है, हमने उसके घर को बर्बाद कर दिया। अब इधर जिस सोल्जर ने कैंग को पानी पीते हुए देखा था, वो भागते हुए जंगल के अंदर गया, जहां वो अपने साथियों से बार बार जुड़ने की कोशिश करता। एक पेड़ की टहनी पर बैठकर, पर वो इस बात से अनजान था कि वो पेड़ नहीं बल्कि एक गिरगिट है जो उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां वो खतरनाक छिपकली आती है जो दोनों को ही खाकर खत्म कर देती है। यानी कि वो बाहर आ चुकी है अब इनके लिए, और कैंग दोनों के लिए खतरा मंडरा रहा है।
देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल वहाँ पैकेट की टीम अब उस सोने की तलाश में है, क्योंकि बिल ने उन्हें ढेर सारा लालच जो दे दिया है। उस सोने को पाने के लिए वो अब किसी भी हद तक गिर सकते, जो उन्होंने शुरुआत में दिखा भी दिया। सभी ने मिलकर उस बोट को बना लिया, यानी कि अब इन्हें यहाँ से अलविदा लेना होगा। हैंक काफी भावुक हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब उसके जाने का समय आ गया है, इसीलिए वो सभी को अलविदा कहता है। फिर आइलैंड की दूसरी दिशा की ओर आ जाता है, जो जगह सिर्फ खतरनाक जानवरों के लिए है। इसीलिए उन कबीले वालों ने बीच में बांध बनाया हुआ है ताकि कोई भी यहाँ तक ना आए। खैर ये लोग बोट से उन बेहतरीन नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनका दूसरी टीम से कनेक्ट भी हो जाता है और इसी बीच इतने में एक विशाल चमगादड़ इनके एक आदमी को उठा कर ले जाता है। आसमान में उसके शरीर के 4 टुकड़े करके बांट लेते। सभी ये मंजर देखकर हैरान थे, ज्यादा डर जाते, लेकिन अब इन्हें कुछ देर रुकना होगा क्योंकि इन्हें अब अपनी टीम से भी मिलना है, जो कि थोड़े अंदर जाने पर मिल जाती है। सभी बहुत खुश थे। साथ आकर अब ये डिसाइड करते हैं कि वो ईस्ट की ओर जाएंगे, लेकिन पैकेट को वेस्ट की ओर जाना था क्योंकि उसका एक साथी का चॉपर वहीं क्रैश हुआ। लेकिन हैंक उन्हें वहां जाने से मना करता है क्योंकि वो इलाका छिपकलियों का है। लेकिन पैकेट जेम्स से कहता है कि तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखाना है, उन लोगों को ढूंढना है जो खो चुके हैं। इसीलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है और वो सभी वेस्ट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर उन्हें एक कंकालों की घाटी मिलती है, जिसके बारे में हैंक बताता है कि ये कैंग के परिवार का कब्रिस्तान है। इसे देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो छिपकली कितनी खतरनाक है। इन्हें उसकी कब्रिस्तान में होकर गुजरना होता है, लेकिन इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। कुछ ही देर के अंदर इनके ऊपर वो बड़ी वाली छिपकली हमला करती है, सभी को मारना शुरू करती है। वो मुसीबत कम थी कि वो चमगादड़ भी यहाँ आ चुके थे। अब सभी परेशान इधर उधर भागना शुरू करते हैं। मेसन जेम्स के साथ कवर लेकर छुप जाती है, तो वहीं पैकेट के लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे। इतने में एक सोल्जर फायर फ्लेम से उस छिपकली की पूरी तरीके से जलाकर मार देता है, जिससे कि इनकी जान बच जाती है। लेकिन अब हैंक का कहना था कि उन्हें यहाँ से जल्दी बाहर जाना होगा क्योंकि ये इलाका सही नहीं है। लेकिन पैकेट अपने साथियों की मौत का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। उसका कहना था कि वो जब तक कैंग को मार नहीं लेता वो चैन की सांस नहीं लेगा। ये सुनकर हैंक हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? कैंग यहाँ का राजा है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। अगर तुमने कुछ भी किया तो ये कबीले वाले तुम्हें चुन चुन कर मार डालेंगे। उनके लिए वो एक देवता है। पर पैकेट नहीं मानने वाला था। तब जेम्स उसके साथी की लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये उस छिपकली के पेट से हमें मिली, मतलब छिपकली ने उसे मारा है, ना कि कॉन्ग ने। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पैकेट को किसी भी हाल में उस चॉपर तक पहुंचना है। पर अब जेम्स उसके ऑर्डर नहीं मानता कि तुम्हें अगर वहां जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ ईस्ट की ओर जा रहा हूँ जहां हमारा शिप है, तुम सीधा वहीं आ जाना। अब दोनों टीम अलग अलग हो जाती हैं और अपने अपने रास्ते की ओर निकल पड़ती है। कुछ समय के बाद उन्हें वो चॉपर मिलता है जिसके अंदर असला बारूद था। वहीं दूसरी ओर मेसन और उसके लोग अभी भी आगे बढ़ रहे, लेकिन रात होने के कारण वो एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम करते हैं। तो जेम्स मेसन को लेकर एक चट्टान पर जाता है ताकि वहां से देख सके कि अभी वो कितनी दूर है। तभी वहां पर कैंग आता है जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसको देखकर मेसन उसकी चोटों को महसूस करती है और वो तकलीफ में है क्योंकि उन लोगों ने उसके घर पर हमला किया जिसमें कई सारे जानवर मारे गए। जेम्स को भी समझ आता है कि वो ऐसा नहीं है जैसा उन्होंने उसे समझा था। वो तो एक शांतिपूर्व किस्म का जीव है। तभी जंगलों में धमाके होने लगते हैं जो कि पैकेट की टीम कर रही थी क्योंकि वो लोग अपना बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने कैंग के लिए जाल भी बिछाया हुआ जिसके अंदर जाते ही वो और धमाके करते, जिसमें कैंग पूरी तरह से जल जाता और बेहोश हो जाता कि यही सही मौका है, उसको बम से उड़ा दो। पर जेम्स ऐसा होने नहीं देगा, इसीलिए वहां आकर उन सभी को रुकने को कहता है। लेकिन पैकेट अपने लोगों को ऑर्डर देता है, इन्हें खत्म कर दो। अब उसके लोग भी समझ गए हैं कि वो गलत कर रहा है। उनका दुश्मन तो वो छिपकली है, ना कि कैंग। तभी पानी से एक विशाल छिपकली बाहर आती है। वो पैकेट पर हमला करने वाली थी जिसके हाथ में रिमोट था, जिससे वो कैंग को मारने वाला था। लेकिन उसी बीच कैंग उठ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे पैकेट की जान बच जाती है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। इसी दौरान ये लोग बोट के पास भागने लगते हैं। अब उजाला भी हो चुका है, लेकिन वो छिपकली अब इनके पीछे पड़ चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कैंग वहां आ जाता है। वही मेसन चट्टान पर चढ़कर फ्लेयर चला देती ताकि अगर उसके शिप यहीं कहीं आसपास हो तो वो लोग उसे देख ले। उधर उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, एक ऐसी लड़ाई जिससे जमीन भी कांप जाए। पर ये क्या, कैंग एक जंजीर में अटक गया है जिसका फायदा उठाकर अब वो इन लोगों पर वार करने लगी। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि कैंग उस पूरी जंजीर को ही तोड़ देता और उसमें लगे ब्लेड से उस छिपकली पर वार करता और तभी मेसन पानी में गिर जाती है। वो डूब रही थी लेकिन कैंग उसे बचा लेता है और अपनी मुट्ठी में बांध देता है। पर उसी हाथ को वो छिपकली अपने मुंह में दबोच लेती है।
तो कैंग उसकी पूरी जबान ही बाहर निकाल लेता और यहाँ हम कैंग की असली ताकत देख पाते। उसने साबित कर दिया कि वो ही इस आइलैंड का राजा है। उसने फाइनली उस शिपकली को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मेसन होश में नहीं आ रही थी, जो देखकर कैंग मायूस हो जाता और चुपचाप वहां से चला जाता। उधर मेसन अभी भी जिंदा थी, अभी कैंग को जाते हुए देख रहे थे, जिसके बाद ये लोग अपने घर लौट आते। यहाँ में दिखाया जाता है कि हैंक जो पूरे 35 साल बाद अपने घर वापस लौट रहा है। सभी ने तो उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन आज उसे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर सभी लोग बहुत खुश थे और गले से लगा लेते हैं। उधर जेम्स और मेसन को सीक्रेट सर्विस ने अपने कैबिन में बंद करके रखा कि वो उसे कुछ और बताना चाहते हैं। दरअसल होस्टन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, वो ऐसे ही कुछ जीवों को या फिर किसी अनमोल चीजों को ढूंढती है। जब वो एक आइलैंड पर गए तो उन्हें वहां पर पता लगा कि कैंग ही अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे और कई जीव है जो इंसान की सोच से कई गुना बड़े हैं और अभी वो जिंदा भी है। इसीलिए हमें किसी भी तरह करके उन्हें रोकना है, जो आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए कहानी यहीं खत्म होती है। से करोड़ों साल पहले जब इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब इस धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। उन्होंने करोड़ों सालों तक धरती पर राज किया, लेकिन तकरीबन 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर्स का अस्तित्व पृथ्वी से पूरी तरह से मिटा दिया। और आज इस फिल्म की कहानी कुछ इसी घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल हमारी ही पृथ्वी की तरह एक और प्लेनेट है जिसका नाम है सोमरस। उनकी बिल्कुल हमारी ही जैसी दुनिया थी और वो काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो वहां पर आराम से रह रहे थे। हालांकि ये वक्त 65 मिलियन साल पहले का था, लेकिन सोमरस के लोग इतने एडवांस्ड थे कि वो तब भी किसी दूसरे प्लेनेट पे जा सकते थे। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइल्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। माइल्स अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ समुद्र के किनारे बीच पर आया हुआ था और उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी और उसका इलाज कराने के लिए माइल्स के पास उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए वो एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है। क्योंकि वो एक पायलट था, वो अपने साथ अपने कुछ साइंटिस्ट साथियों को लेकर एक दूसरे प्लेनेट की खोज में जाने वाला था। उसका ये मिशन 2 साल का था और इस मिशन से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी बेटी का इलाज कराएगा। उसे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना ही था, क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी, मुझे पता है आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। और इसके बाद माइल्स अपने सफर पर निकल जाता है, जिसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें फिर से माइल्स के उस स्पेस शिप को दिखाया जाता है। ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ छोटे छोटे एस्ट्रॉयड के मलबे आकर इनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। वो टुकड़े स्पेसशिप पर इतनी जोर से लगते हैं कि स्पेसशिप बुरी तरह से कांपने लगता है। इस सारी हलचल में माइल्स की अपने स्लीपिंग चैम्बर में आंख खुल जाती है और अब वो बाहर निकलकर अपने शिप को कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग अपने स्लीपिंग चेम्बर्स में गहरी नींद में सो रहे थे और ये शिप ऑटो पायलट मोड पर खुद चल रहा था। उन छोटे पत्थर के टुकड़ों की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिस वजह से स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है। इन सारे हालातों को देखते हुए माइल्स फैसला करता है कि मैं स्पेसशिप को पास के ही किसी प्लेनेट पर लैंड कराऊंगा। लेकिन अब जैसे ही वो उस प्लेनेट की ऑर्बिट में आता है तो तेज रफ्तार की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये स्पेसशिप एक काफी बड़ी सी चट्टान से जाकर टकरा जाता है। इससे स्पेसशिप को एक बड़ा झटका लगता है, जिससे अंदर के सभी चेम्बर्स तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, यहाँ तक कि माइल्स की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद वो चेक करने के लिए आता है कि क्या कोई जिंदा बचा है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वो पाता है कि सारे के सारे चैम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें मौजूद सभी लोग मर चुके थे। लेकिन तसल्ली की बात यह थी कि यह प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए एकदम ठीक था, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी, खाने के लिए पत्ते और ऑक्सीजन भी है जिसमें सांस लिया जा सकता है। लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि अगर इस प्लेनेट पर जिंदगी है तो यहाँ और भी खतरनाक क्रीचर हो सकते हैं। और जिस प्लेनेट पर माइल्स लैंड हुआ था, ये कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि आज से 65 मिलियन साल पहले की हमारी पृथ्वी थी, जब इंसान पृथ्वी पर पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ पर सिर्फ बड़े मॉन्स्टर्स का राज हुआ करता था। इसके बाद माइल्स अपनी जानकारी अपने बेस में देता है और उनके साथ जो हुआ वो भी बताता है। उसे याद आता है कि हमारी इस स्पेसशिप में 2 छोटी स्पेसशिप भी थी जो कि इमरजेंसी में काम आती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ गिरी है। और क्योंकि वो शिप काफी मजबूत थी तो माइल्स फैसला करता है कि वो उन्हें ढूंढेगा और कैसे भी करके अपने प्लेनेट पर वापस जाएगा। अब उसे यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था और हालात काफी मुश्किल
मुश्किल थे। एक बार तो माइल्स खुद को मारने का भी डिसाइड करता है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी की याद आती है तो वो रुक जाता है। वो उसकी तस्वीरें देखकर उसे याद करने लगता है। इसके बाद उसे सिग्नल मिलता है कि उन सभी चैम्बर्स में से एक चैम्बर में से आवाज आ रही है। जब माइल्स वहां पर चेक करने के लिए जाता है कि क्या सच में अभी भी कोई जिंदा है, तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद माइल्स को वो चैम्बर मिल जाता है। उसके अंदर एक छोटी बच्ची थी और वो उसकी बेटी की ही उम्र की थी। वो उसे अपने साथ ले जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहां से हो और तुम कौन हो, तुम्हारे सारे ग्रुप का क्या प्लान था। वो लड़की बोलती तो है, लेकिन माइल्स को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उस लड़की की लैंग्वेज अलग थी। इसलिए वो समझ नहीं पाता कि लड़की क्या कह रही है और किस भाषा में बात कर रही है। माइल्स को चैम्बर में इस लड़की की डायरी भी मिली थी, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि इस लड़की का नाम कोवा है। अब अगली सुबह माइल्स इस प्लेनेट को बारीकी से जांचने के लिए यहाँ छानबीन करने के लिए घूमने चला जाता है और साथ ही वो अपने स्पेसशिप को भी ढूंढ रहा था। यहाँ पर उसे काफी सारे वोल्केनो मिलते हैं जो कि बार बार इरप्ट हो रहे थे और यहाँ पर एक डायनासोर का कंकाल भी पड़ा था। इसके बाद माइल्स अपना हाई टेक्नोलॉजी जीपीएस निकालता है जो कि किसी भी चीज को ढूंढने का काम किया करता है, जिससे माइल्स को पता लग जाता है कि उसका छोटा स्पेसशिप यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ पे क्रैश हुआ था। अब वो आगे देखने के लिए जैसे ही झांकता है तो एक डायनासोर का एक छोटा बच्चा उस पर हमला कर देता है, लेकिन माइल्स की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक इलेक्ट्रिक गन थी। वो उस डायनासोर के बच्चे को खुद से दूर करके उसे मार देता है और अपनी जान बचाकर उस बच्ची के पास आ जाता है। वो उसे इस सब के बारे में बताता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द ब्रिज का रास्ता पार करके वहां पर पहुंचना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। माइल्स की बात सुनकर कोवा उससे कहती है कि हम जिन चैम्बर्स में आए थे उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे और उन्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन माइल्स जानता था कि वो सारे चैम्बर्स तबाह हो चुके हैं। वो उस बच्चे को ये बात ना बताते हुए उसे समझाता है, लेकिन कोवा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए माइल्स उससे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी पहाड़ पर हैं, तो जल्द से जल्द मेरे साथ चलो, हमें वहां पर पहुंचना होगा। ये सुनकर कोवा मान जाती है और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जितना आसान ये रास्ता लग रहा था उतना ही खतरनाक और मुश्किलों से घिरा हुआ था, क्योंकि इस समय में ना सिर्फ चलने वाले बल्कि उड़ने वाले डायनासोर्स भी हुआ करते थे और ना जाने किस किस तरह की मखलूक थी जो कि उन पर कभी भी हमला कर सकती थी। अब वो दोनों किसी तरह से छिपते छिपाते एक बड़े से मैदान से होते हुए एक जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक डायनासोर होते हैं जो कि उन्हें देख लेते हैं। वो सब उन पर हमला करने लगते हैं। अब माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर उन पर शूट करता है और वो अपना और कोवा का बचाव कर रहा था। खैर वो लोग किसी तरह से यहाँ से बचकर आगे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक नदी मिलती है। वो यहाँ अपना हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करते हैं, जिसके बाद माइल्स एक पेड़ पर चढ़ता है और अपना जीपीएस निकालकर पता करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूरी पर रह गया है। लेकिन तभी अचानक से टहनी टूट जाती है और माइल्स जोर से जमीन पर आकर गिरता है, जिससे उसका एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है और उसे काफी दर्द हो रहा था। उस टहनी के टूटने की आवाज सुनकर यहाँ पर कुछ भयानक डायनासोर्स आने लगते हैं। अब वो माइल्स को जैसे ही मारने के लिए आते हैं कि माइल्स के पास कुछ बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें वो उन डायनासोर्स के ऊपर ब्लास्ट करता है, जिनसे वो मरने लगते हैं। यहाँ पर माइल्स इस तरह से अपना बचाव कर रहा था और कोवा एक दूसरी जगह पर जाकर एक पेड़ की टहनी के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी कोवा को एहसास होता है कि वो गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि ये जगह तो उड़ने वाले क्रीचर्स का ठिकाना था। तो अब इसीलिए केओए उन्हें देखकर यहाँ से दूसरी जगह पर जाने लगती है, लेकिन इससे आवाज पैदा हो जाती है और एक उड़ने वाला डायनासोर उसे देख लेता है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो काफी डर गई थी क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और डायनासोर काफी करीब आ गया था। वो एकदम से हमला करके उसके कपड़े पकड़ लेता है और कोवा को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन माइल्स ऐसा होते हुए देख लेता है। वो डायनासोर का पीछा करता है और उसे शूट करके कोवा की जान बचा लेता है। वो इस सब से काफी डर गई थी, इसीलिए माइल्स उसे अपनी पीठ पर उठाकर उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे केओए में कहीं ना कहीं अपनी बेटी नजर आ रही थी, जिसे कि 2 साल पहले वो अपने प्लेनेट पर छोड़कर आया था। अब क्योंकि इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और रात में चलना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए ये लोग एक केव में जाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ पर माइल्स दोबारा से अपना जीपीएस चेक करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूर रह गया है। लेकिन यहाँ पर जो चीज माइल्स को पता लगती है उसे जानकर उसके होश उड़ जाते हैं,
क्योंकि स्पेस में जो एस्ट्रॉयड के टुकड़े माइल्स के स्पेसशिप से आकर टकराए थे वो अब पृथ्वी पर गिरने वाले थे, जिससे होगा ये कि सारे डायनासोर्स और पृथ्वी पर जो भी चीज है वो सब कुछ तबाह हो जाएंगे, वो सारी चीजें राख में बदल जाएंगी। वो ये सारी चीजें समझ गया था और वो कोवा को भी इस बारे में बताता है। अब सुबह होते ही वे लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले थे कि एक बड़ा सा डायनासोर आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो लोग उस केव के और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर उन्हें एक सुरंग मिलती है जिसका साइज काफी छोटा था और अब इसीलिए माइल्स यहाँ पर बम से धमाका करता है, जिससे छेद सिर्फ इतना बड़ा होता है कि यहाँ से कोवा गुजर सकती थी, लेकिन माइल्स नहीं। कोवा निकल जाती है लेकिन माइल्स अंदर ही रह जाता है, जिससे यहाँ पर एक और डायनासोर माइल्स पर हमला कर देता है। लेकिन माइल्स के पास जो इलेक्ट्रिक गन थी वो उससे उस डायनासोर पर शूट करके खुद को बचा लेता है और जैसे तैसे वो सुरंग से बाहर आता है। लेकिन बाहर आकर उसे कोवा कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो आसमान से बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े धरती की तरफ आते हुए देख रहा था, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों को जल्द ही इस प्लेनेट को छोड़ना होगा, वरना वो लोग मारे जाएंगे। और इसीलिए वो जल्दी से उस तरफ भागने लगता है जहां वो स्पेसशिप थी, लेकिन वो गलती से एक दलदल में गिर जाता है। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो दलदल उसे निगलता जा रहा था, यहाँ तक कि वो कोवा को भी आवाज लगाता है। लेकिन अब बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब इससे पहले वो पूरी तरह से डूब जाता कोवा यहाँ पर आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। वो पेड़ की एक टहनी माइल्स की तरफ झुका देती है, जिसे पकड़कर वो जैसे तैसे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो कोवा को जोर से गले लगा लेता है क्योंकि आज वो मरने ही वाला था, लेकिन कोवा ने उसे बचा लिया। फिर वो उसे बताता है कि प्लेनेट जल्द ही खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो दोनों पूरा दिन और पूरी रात सफर करते हैं और अगली रात होने से पहले वो उस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। और अच्छी बात यह थी कि इस स्पेसशिप में कोई डैमेज नहीं हुआ था, वो इससे निकल सकते थे। अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए माइल्स जैसे ही स्पेसशिप को स्टार्ट करता है कि कोवा बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने ही कहा था कि तुम्हारे माँ बाप पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि माइल्स ने उससे झूठ कहा था, क्योंकि उस हादसे में सभी चैम्बर्स बर्बाद हो गए थे जिसमें कोवा के मॉम डैड भी मारे गए। अब माइल्स उस बच्ची को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी नाराज थी, इसलिए माइल्स उसे सच बता देता है कि तुम्हारे मॉम डैड मारे जा चुके हैं। माइल्स उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया और अब हमें भी यहाँ से जल्द निकलना चाहिए क्योंकि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर कोवा काफी रो रही थी, इसीलिए माइल्स उसे शांत करने के लिए अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इस मिशन पर इसीलिए आया ताकि इससे मिले पैसों से मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। उसे एक जानलेवा बीमारी है और अगर अब मैं टाइम पर ना पहुंच सका तो वो मर जाएगी। माइल्स कोवा को भी अपनी बेटी की तरह समझ रहा था और वो उसकी भी जान किसी भी तरह से बचाना चाहता था। कोवा उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है और अब इसके बाद वो स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकल पाते हैं, उन चट्टानों का हमला हो जाता है और साथ ही उन्हें दो बड़े बड़े डायनासोर्स ने भी देख लिया था, जो यहाँ आकर उस स्पेसशिप पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। माइल्स ये बात जानता था कि अगर हम यहीं पर रुके रहे तो ये डायनासोर्स हम पे हमला करके हम दोनों को ही मार देंगे, इसलिए वो स्पेसशिप से बाहर जाकर डायनासोर्स का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि कोवा की जान बच सके। अब एक डायनासोर जैसे ही माइल्स के पास आता है तो माइल्स उस पर अपनी इलेक्ट्रिक गन से शूट करके उसे मार देता है, लेकिन अभी एक और डायनासोर जिंदा था जो कि तेजी से माइल्स की तरफ बढ़ने लगता है। माइल्स को लगने लगता है कि शायद ये डायनासोर उसे मार देगा क्योंकि उसकी गन की बैटरी लो हो चुकी थी, वो दोबारा से लोड नहीं हो रही थी। डायनासोर उसके काफी करीब आ गया था, लेकिन इसी बीच स्पेसशिप में बैठी कोवा अपना दिमाग चला देती है और एक वीडियो प्ले कर देती है। जैसे ही डायनासोर का ध्यान भटकता है, माइल्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब डायनासोर को उस वीडियो प्रोजेक्टर से कुछ नहीं मिलता तो वो फिर से माइल्स के पीछे पड़ जाता है और अब ये प्लेनेट भी तबाह होने वाला था क्योंकि यहाँ की सारी वोल्केनो इरप्ट होने लगी थी और एस्ट्रॉयड के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। डायनासोर माइल्स का पीछा कर रहा था और माइल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो जमीन से निकलने वाले उन वोल्केनो की तरफ भागना शुरू कर देता है और अब जैसे ही वो वोल्केनो फटता है, डायनासोर उसकी चपेट में आ जाता है, लेकिन उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इससे थोड़ा जख्मी हो जाता है। अब डायनासोर को और गुस्सा आ गया था और वो माइल्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब माइल्स भी अपनी मौत को गले लगाने वाला था क्योंकि उसके पास भी पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक बार और कोवा आ जाती है। वो एक लकड़ी को उस डायनासोर की आंख में घुसा देती है और अब क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
इसलिए वो एक बड़े वोल्केनो के पास आ जाता है और अब वो जैसे ही फटता है उसके अंदर मौजूद तेजाब और लावा डायनासोर को अपनी लपेट में ले लेता है और उसे गला देता है। इस तरह से वो मारा जाता है। अब माइल्स की जान बच गई थी। इसके बाद ये दोनों जल्दी से स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। माइल्स जल्दी से अपने प्लेनेट की लोकेशन डालकर यहाँ से निकल जाता है, जहाँ इस बीच कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े इनके स्पेसशिप से आकर भी टकराते हैं, लेकिन ये सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आकर गिरता है और पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज को तबाह कर देता है और इस तरह से डायनासोर्स का पृथ्वी से अंत हो जाता है और ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों, आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें हमें बताते हैं कि आज से कई सौ साल पहले कुछ बहुत ही बड़े जीव इस दुनिया में वास करते थे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो अब कहाँ हैं? क्या अभी भी वो जिंदा है? आइए जानते हैं। 1944 दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला है, पर अभी भी कुछ जहाज हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं, जिसमें से 2 आकर गिरते हैं एक आइलैंड पर जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन के एकदम बीच में है। दोनों ही पायलट एक दूसरे से हवा में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब जमीन पर भी वो लड़ने लगते हैं कि तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो कुछ भी साइज में था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और बूम, यहीं से सीन कट होता। और अब वो क्या था और इनके साथ क्या हुआ हमें आगे पता लगेगा। के लिए बने रहिए वीडियो में। अब आते हैं 1971 में व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी में से हम 2 आदमियों को देखते हैं जो कि एक मिनिस्टर से मिलने के लिए आए, क्योंकि उन्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए फंडिंग चाहिए। इनके नाम होते हैं बिल और हॉस्टन। दोनों की बातें सुनने के बाद मिनिस्टर उन्हें मना कर देते हैं। असल में इन दोनों का मानना था कि इन्होंने एक ऐसा आइलैंड ढूंढा है जहां पर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पाकर हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बूम कर सकते हैं, पर वो फिर भी मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ बिल जानता है कि अगर वो ये कहेगा तो वो जरूर मानेंगे। वो कह ही देता है कि सर, कल मैंने न्यूज में पढ़ा है कि रशियन आर्मी को भी इस आइलैंड के बारे में खबर लग चुकी है और अगर हम जल्दी नहीं गए तो वो वहां पहुंच जाएंगे। फिर क्या था, बिल को तुरंत ही परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी टीम बनाने लगता है जिसमें उसे कुछ होशियार और स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए वो आर्मी कमांडर पैकर्ड को बुलाता है, सब कुछ बताता है उन्हें, जो अपने कुछ सबसे हाईली ट्रेन सोल्जर की टीम को बनाते हैं। वहीं हॉस्टन जेम्स को कॉल करता है जो कि एक गाइड का काम करेगा, और मेसन जो कि एक फोटोग्राफर है, वो उनके लिए एविडेंस बनाएगी। अब सभी को ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि वो लोग सब साथ में आगे बढ़ेंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज को बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे। अगर कुछ भी उन्हें मिलेगा तो वो उसे सबसे पहले बिल को दिखाएंगे। दिन अगले दिन ये लोग उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर ये कुछ चॉपर से जाएंगे, पर इनके सामने एक मुसीबत थी, जो था एक विशाल तूफान जो इनका रास्ता रोके खड़ा था। अगर इनमें से कोई भी अंदर गया तो मारा जाएगा, पर उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। इसीलिए बिल फैसला करता है कि वो जाएंगे। इसके बाद सभी चॉपर उसके अंदर घुसते हैं, पर शायद इन्होंने ये गलत फैसला ले लिया, क्योंकि वो बिजली इनके चॉपर के ऊपर ही गिर रही थी, जिसके कारण कुछ तो प्लेन क्रैश हो जाते हैं, फिर कुछ उस तूफान को पार कर डालते हैं, और तब इनके सामने आता है वो खूबसूरत आइलैंड जहां पर आज तक कोई नहीं गया। अगर कोई गया भी है तो कभी जिंदा नहीं लौटा। हॉस्टन की टीम सबसे पहले लैंड करती है। दरअसल उसकी थ्योरी के हिसाब से इस आइलैंड के नीचे बड़ी नदियां बह रही है, जिनके अंदर कई फुट गहरे गड्ढे हैं, जिसमें वो विशाल जीव रहते हैं, और उन्हीं गड्ढों में सोने और चांदी के कई सारे महल भी बने, जो किसी जमाने में यहाँ पर रहने वाले लोगों के हुआ करते थे। अगर हम लोग इस पूरे आइलैंड को हिलाकर एक भूकंप लाएं तो हम उन गड्ढों तक पहुंच सकते हैं। अब ये आइडिया बिल को ठीक लगता है, इसीलिए वो पैकर्ड से कहकर पूरे आइलैंड के ऊपर बम गिरवाना शुरू करता है, जिससे कि जितनी भी जीव जंतु सब परेशान हो जाते। लाखों की तादाद में पेड़ बर्बाद हो रहे थे और कुछ पशु पक्षी मारे भी जाते हैं, पर इन्हें ये करना ही था ताकि ये भूकंप ला सके, जो आ भी जाता है पर किसी और चीज का। जब उस चीज को पैकर्ड खुद के सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वो एक्स्ट्रा लार्ज चिंपैंजी था, जिसका साइज बुर्ज खलीफे से भी बड़ा था। सभी उसके ऊपर शूट करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और इनके जितने भी चॉपर्स होते हैं उन सभी को बीच से खिलौने की तरह अलग कर देता है। इसमें काफी सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं, कुछ क्रैश होते हैं, जिसमें जेम्स के साथ वाले भी कुछ और थे, उधर पैकेट के साथ वाले भी। दोनों ही टीम अलग हो चुकी है, पर अभी सभी परेशान थे, क्योंकि उन्हें जो कुछ बताया गया था यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल को ढूंढने के लिए पैकेट बिल के पास जाता है और उसे बंदूक की नोक पर लेकर पूछता है कि वो सच सच बताए कि वो आखिर यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आए। तब यहाँ बिल उससे कहता है, दरअसल जिस पृथ्वी पर हम सालों से रह रहे वो कभी हमारी थी ही नहीं, वो इन्हीं लोगों की थी जिसे हमने कुछ देर पहले देखा है।
जब इंसान बढ़ने लगे तो ये सभी वहां से दूर हो गए और अपने अपने घर छोड़ दिए इन्होंने। इनके साथ भी कुछ लोग यहाँ पर आए जिन्होंने इन्हें पाला। सही सुना आपने, इन्हें किसी ने पाला था जो उस समय की दुनिया के सबसे अमीर लोग थे। उनकी पूरी संपत्ति यही किसी नदी के नीचे दफन है, इसीलिए अब ये सभी फिर से अपने घर वापस आ रहे। और अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो सब कुछ, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो जब हम यहाँ से लौटेंगे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। वहीं दूसरी ओर हम जेम्स की टीम को देखते हैं जो इनसे बिछड़ चुके हैं। वो अपने लोगों से कहता है प्लान के मुताबिक हमें समुद्र किनारे पहुंचना होगा अगले 3 दिन के अंदर, तब तक हमारा शिप वहीं खड़ा रहेगा। वहीं पैकेट की टीम भी जंगल से होते हुए समंदर की ओर बढ़ रही है। पैकेट का एक दमदार सोल्जर चैंपमैन भी उसे आखिर में मिल जाता है, जो कुछ ही दूरी पर क्रैश हो गया था। इतने में इन्हें अपने एक साथी की चीख सुनाई देती है। जब वो उसकी ओर जाते हैं तो देखते हैं कि बाम्बू उसके आर पार हो गया, जो देखकर सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में एक की नजर ऊपर पड़ती है, तब उसे समझ आता है कि जिसे ये बैम्बू समझ रहे हैं वो असल में एक मकड़ी का पैर है। जिस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आइलैंड पर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब एक एक करके वो मकड़ी कुछ सोल्जर को मारना शुरू करती है। तभी पैकेट सभी को ऑर्डर देता है कि उसके पैर काट दो, जिससे वो नीचे आने लगेगी। सभी उसका कहना मानते हैं, जिससे वो मकड़ी धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है और अंत में जब वो नीचे आकर गिरती है तो पैकेट उसे शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स की टीम को भी कुछ ऐसा ही दिखता है, पर वो इससे भी विशाल था। वो तो जब नदी के किनारे से आगे की ओर बढ़ रहे थे तो उन लोगों को उसी नदी से बाहर आते हुए एक बुफैलो दिखता है, जिसका आकार किसी फुटबॉल स्टेडियम जितना था। सभी उसको देखकर बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन जेम्स को पता है कि ये करके वो उसे गुस्सा दिलाएंगे और इसीलिए वो किसी को भी शूट ना करने को कहता है, जिससे वो चुपचाप वहां से चला जाता है बिना कुछ किए। ये लोग वहां से और अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ घर दिखते हैं, जिसके बस दीवारें ही बची रह गई थी, लेकिन वो सभी सोने की थी। जो देखकर मेसन फौरन उनकी फोटो खींचता है, लेकिन तभी उन लोगों को चारों ओर से कोई घेर लेता है। ये शायद यहाँ पर रहने वाले कबीले के लोग थे जिन्होंने सिर्फ एक ही पैंट पहनी हुई थी जिस पर गोल्ड प्लेटिंग थी। सभी बहुत डर गए, पर इतने में उनके बीच एक हैंक नाम का बंदा आता है, जो उन कबीले वालों से अलग था क्योंकि उसने आज के जमाने के कपड़े पहने थे। वो खुद को हैंक करके इंट्रोड्यूस करवाता है। ये असल में वही अमेरिकन पायलट है जो आज से तकरीबन 28 साल पहले क्रैश हुआ था एक जापानीज पायलट के साथ। वो तो मर गया, लेकिन हैंक अभी भी जिंदा है और इन्हीं लोगों के साथ रहने लग गया। वो जेम्स की टीम को बताता है कि ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इधर पैकेट का एक सोल्जर उनसे बिछड़ गया। उस क्रैश के दौरान काफी थक जाने के कारण वो नदी किनारे पानी पीने जाते, लेकिन तभी वहां पर वो चिंपैंजी आ जाता है जिनसे इन लोगों पर हमला किया था। वो भी पानी पीने के लिए आया था कि तभी उसे एक बड़ा ऑक्टोपस दिख गया था, जिसने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और फिर उसे खा गया। जो कुछ भी बच गया उसे पैक करके घर ले गया कल के लिए। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है उस कबीले पर जहां एक विशाल नेवी शिप खंडर हुआ पड़ा है, जिसके बारे में हैंक बताता है कि ये 10 साल पहले यहाँ पर आया था। तब इसमें कोई भी नहीं था, लेकिन अब इसमें कबीले वालों ने खुद का मंदिर बना लिया। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, उस चिंपैंजी की मूर्ति बनाई हुई है। हैंक का कहना था कि ये लोग उस विशाल जीव को पूजते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कैंग कहते हैं। वो इस जगह का राजा है और इन लोगों का और इस आइलैंड का रक्षक भी है। उसके बाजू में ही उन आदिवासियों ने एक और चीज की मूर्ति बनाई थी, जो कि है एक छिपकली, जो देखकर हैंक बताता है कि ये है इसका नाम है स्क्रोवॉलर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस पूरे आइलैंड पर। वो किसी को भी नहीं बख्शती। इसने ही मेरे दोस्त को भी मार दिया और कैंग के पूरे परिवार को भी इसने ही खत्म किया। वो अपनी पीढ़ी का आखिरी है। जब तुम लोगों ने यहाँ पर बम गिराया तो वो छिपकली फिर से बाहर आ गई, लेकिन कैंग ने उन सभी को मार दिया, वरना वो तुम सभी को खाकर खत्म कर देती। मेसन पूछती है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो हम पर हमला क्यों किया। तो वो बताता है कि अगर तुम्हारे घर पर कोई हमला करेगा तो तुम क्या करोगे। जो तुम करोगे उसने भी वही किया, अपनी हिफाजत। इतनी ही देर में बातें करने के बाद उन आदिवासियों ने एक भी शब्द नहीं कहा, जो देखकर जेम्स थोड़ी हैरानी में था कि ऐसा क्यों है। तो हैंक फिर से बताता है कि ये सभी ने सालों से मौन व्रत रखा है अपनी देवता की लंबी उम्र के लिए। यहाँ हैंक इन लोगों से पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं और यहाँ किसके लिए आए। तो वो बताता है कि हम लोग यहाँ पर इन्हीं जीवों पर रिसर्च करने आए और हमारे सारे संसाधन क्रैश हो गए या फिर टूट गए, इसीलिए अब हम इस आइलैंड की ओर जा रहे हैं जहाँ हमारा शिप है, पर हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। तो हैंक कहता है कि 3 दिन में तो वहां पहुंच पाना मुश्किल है, पर हाँ मेरे पास एक बोट है, अगर तुम उसको ठीक कर दो तो हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब ये सभी उस बोट को देखते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही खस्ता हालत में थी
उधर मेसन उन कबीले वालों की फोटोज को खींच रही थी। उन्होंने कैमरा जैसी चीज को पहली बार देखा था तो उनके लिए बहुत ही अजीब और नया था। इसी बीच मेसन को किसी की रोने की आवाज आती है। दरअसल वहां से कुछ ही दूरी पर एक चॉपर के नीचे बुफैलो का बच्चा फंसा हुआ था। हालांकि मेसन बहुत कोशिश करती है कि उसको निकाल सके पर ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन तभी कैंग आकर उसे फ्री कर देता और वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तब मेसन को समझ आता है कि हैंग सही कह रहा है, हमने उसके घर को बर्बाद कर दिया। अब इधर जिस सोल्जर ने कैंग को पानी पीते हुए देखा था वो भागते हुए जंगल के अंदर गया, जहां वो अपने साथियों से बार बार जुड़ने की कोशिश करता। एक पेड़ की टहनी पर बैठकर, पर वो इस बात से अनजान था कि वो पेड़ नहीं बल्कि एक गिरगिट है जो उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां वो खतरनाक छिपकली आती है जो दोनों को ही खाकर खत्म कर देती है। यानी कि वो बाहर आ चुकी है अब इनके लिए और कैंग दोनों के लिए खतरा मंडरा रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल वहां पैकेट की टीम अब उस सोने की तलाश में है, क्योंकि बिल ने उन्हें ढेर सारा लालच जो दे दिया है। उस सोने को पाने के लिए वो अब किसी भी हद तक गिर सकते, जो उन्होंने शुरुआत में दिखा भी दिया। सभी ने मिलकर उस बोट को बना लिया, यानी कि अब इन्हें यहाँ से अलविदा लेना होगा। हैंक काफी भावुक हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब उसके जाने का समय आ गया है, इसीलिए वो सभी को अलविदा कहता है। फिर आइलैंड की दूसरी दिशा की ओर आ जाता है, जो जगह सिर्फ खतरनाक जानवरों के लिए है। इसीलिए उन कबीले वालों ने बीच में बांध बनाया हुआ है ताकि कोई भी यहाँ तक ना आए। खैर ये लोग बोट से उन बेहतरीन नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनका दूसरी टीम से कनेक्ट भी हो जाता है और इसी बीच इतने में एक विशाल चमगादड़ इनके एक आदमी को उठा कर ले जाता है। आसमान में उसके शरीर के 4 टुकड़े करके बांट लेते। सभी ये मंजर देखकर हैरान थे, ज्यादा डर जाते। लेकिन अब इन्हें कुछ देर रुकना होगा क्योंकि इन्हें अब अपनी टीम से भी मिलना है, जो कि थोड़े अंदर जाने पर मिल जाती है। सभी बहुत खुश थे। साथ आकर अब ये डिसाइड करते हैं कि वो ईस्ट की ओर जाएंगे, लेकिन पैकेट को वेस्ट की ओर जाना था क्योंकि उसका एक साथी का चॉपर वहीं क्रैश हुआ। लेकिन हैंक उन्हें वहां जाने से मना करता है क्योंकि वो इलाका छिपकलियों का है। लेकिन पैकेट जेम्स से कहता है कि तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखाना है, उन लोगों को ढूंढना है जो खो चुके हैं। इसीलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है और वो सभी वेस्ट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर उन्हें एक कंकालों की घाटी मिलती है, जिसके बारे में हैंक बताता है कि ये कैंग के परिवार का कब्रिस्तान है। इसे देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो छिपकली कितनी खतरनाक है। इन्हें उसकी कब्रिस्तान में होकर गुजरना होता है, लेकिन इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। कुछ ही देर के अंदर इनके ऊपर वो बड़ी वाली छिपकली हमला करती है, सभी को मारना शुरू करती है। वो मुसीबत कम थी कि वो चमगादड़ भी यहाँ आ चुके थे। अब सभी परेशान इधर उधर भागना शुरू करते हैं। मेसन जेम्स के साथ कवर लेकर छुप जाती है, तो वहीं पैकेट के लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे। इतने में एक सोल्जर फायर फ्लेम से उस छिपकली की पूरी तरीके से जलाकर मार देता है, जिससे कि इनकी जान बच जाती है। लेकिन अब हैंक का कहना था कि उन्हें यहाँ से जल्दी बाहर जाना होगा क्योंकि ये इलाका सही नहीं है। लेकिन पैकेट अपने साथियों की मौत का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। उसका कहना था कि वो जब तक कैंग को मार नहीं लेता वो चैन की सांस नहीं लेगा। ये सुनकर हैंक हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? कैंग यहाँ का राजा है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। अगर तुमने कुछ भी किया तो ये कबीले वाले तुम्हें चुन चुन कर मार डालेंगे। उनके लिए वो एक देवता है। पर पैकेट नहीं मानने वाला था। तब जेम्स उसके साथी की लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये उस छिपकली के पेट से हमें मिली, मतलब छिपकली ने उसे मारा है, ना कि कॉन्ग ने। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पैकेट को किसी भी हाल में उस चॉपर तक पहुंचना है। पर अब जेम्स उसके ऑर्डर नहीं मानता कि तुम्हें अगर वहां जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मैं अब अपने लोगों के साथ ईस्ट की ओर जा रहा हूँ जहां हमारा शिप है, तुम सीधा वहीं आ जाना। अब दोनों टीम अलग अलग हो जाती हैं और अपने अपने रास्ते की ओर निकल पड़ती है। कुछ समय के बाद उन्हें वो चॉपर मिलता है जिसके अंदर असला बारूद था। वहीं दूसरी ओर मेसन और उसके लोग अभी भी आगे बढ़ रहे, लेकिन रात होने के कारण वो एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम करते हैं। तो जेम्स मेसन को लेकर एक चट्टान पर जाता है ताकि वहां से देख सके कि अभी वो कितनी दूर है। तभी वहां पर कैंग आता है जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसको देखकर मेसन उसके चोटों को महसूस करती है और वो तकलीफ में है क्योंकि उन लोगों ने उसके घर पर हमला किया जिसमें कई सारे जानवर मारे गए। जेम्स को भी समझ आता है कि वो ऐसा नहीं है जैसा उन्होंने उसे समझा था, वो तो एक शांतिपूर्व किस्म का जीव है। तभी जंगलों में धमाके होने लगते हैं जो कि पैकेट की टीम कर रही थी क्योंकि वो लोग अपना बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने कैंग के लिए जाल भी बिछाया हुआ जिसके अंदर जाते ही वो और धमाके करते, जिसमें कैंग पूरी तरह से जल जाता और बेहोश हो जाता कि यही सही मौका है, उसको बम से उड़ा दो। पर जेम्स ऐसा होने नहीं देगा, इसीलिए वहां आकर उन सभी को रुकने को कहता है। लेकिन पैकेट अपने लोगों को ऑर्डर देता है, इन्हें खत्म कर दो। अब उसके लोग भी समझ गए हैं कि वो गलत कर रहा है, उनका दुश्मन तो वो छिपकली है ना कि कैंग। तभी पानी से एक विशाल छिपकली बाहर आती है।
वो पैकेट पर हमला करने वाली थी जिसके हाथ में रिमोट था, जिससे वो कैंग को मारने वाला था। लेकिन उसी बीच कैंग उठ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे पैकेट की जान बच जाती है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। इसी दौरान ये लोग बोट के पास भागने लगते हैं। अब उजाला भी हो चुका है, लेकिन वो छिपकली अब इनके पीछे पड़ चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कैंग वहां आ जाता है। वही मेसन चट्टान पर चढ़कर फ्लेयर चला देती ताकि अगर उसके शिप यहीं कहीं आसपास हो तो वो लोग उसे देख ले। उधर उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, एक ऐसी लड़ाई जिससे जमीन भी कांप जाए। पर ये क्या, कैंग एक जंजीर में अटक गया है जिसका फायदा उठाकर अब वो इन लोगों पर वार करने लगी। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि कैंग उस पूरी जंजीर को ही तोड़ देता और उसमें लगे ब्लेड से उस छिपकली पर वार करता और तभी मेसन पानी में गिर जाती है। वो डूब रही थी लेकिन कैंग उसे बचा लेता है और अपनी मुट्ठी में बांध देता है, पर उसी हाथ को वो छिपकली अपने मुंह में दबोच लेती है। तो कैंग उसकी पूरी जबान ही बाहर निकाल लेता और यहाँ हम कैंग की असली ताकत देख पाते। उसने साबित कर दिया कि वो ही इस आइलैंड का राजा है। उसने फाइनली उस छिपकली को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मेसन होश में नहीं आ रही थी, जो देखकर कैंग मायूस हो जाता और चुपचाप वहां से चला जाता। उधर मेसन अभी भी जिंदा थी, अभी कैंग को जाते हुए देख रहे थे, जिसके बाद ये लोग अपने घर लौट आते। यहाँ में दिखाया जाता है कि हैंक जो पूरे 35 साल बाद अपने घर वापस लौट रहा है। सभी ने तो उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन आज उसे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर सभी लोग बहुत खुश थे और गले से लगा लेते हैं। उधर जेम्स और मेसन को सीक्रेट सर्विस ने अपने कैबिन में बंद करके रखा क्योंकि वो उससे कुछ और बताना चाहते हैं। दरअसल होस्टन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है वो ऐसे ही कुछ जीवों को या फिर किसी अनमोल चीजों को ढूंढती है। जब वो एक आइलैंड पर गए तो उन्हें वहां पर पता लगा कि कैंग ही अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे और कई जीव है जो इंसान की सोच से कई गुना बड़े हैं और अभी वो जिंदा भी है। इसीलिए हमें किसी भी तरह करके उन्हें रोकना है, जो आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए कहानी यही खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट। आज से करोड़ों साल पहले जब इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब इस धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। उन्होंने करोड़ों सालों तक धरती पर राज किया, लेकिन तकरीबन 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर्स का अस्तित्व पृथ्वी से पूरी तरह से मिटा दिया। और आज इस फिल्म की कहानी कुछ इसी घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल हमारी ही पृथ्वी की तरह एक और प्लेनेट है जिसका नाम है सोमरस। उनकी बिल्कुल हमारी ही जैसी दुनिया थी और वो काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो वहां पर आराम से रह रहे थे। हालांकि ये वक्त 65 मिलियन साल पहले का था, लेकिन सोमरस के लोग इतने एडवांस्ड थे कि वो तब भी किसी दूसरे प्लेनेट पे जा सकते थे। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइल्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। माइल्स अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ समुद्र के किनारे बीच पर आया हुआ था और उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी और उसका इलाज कराने के लिए माइल्स के पास उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए वो एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है। क्योंकि वो एक पायलट था, वो अपने साथ अपने कुछ साइंटिस्ट साथियों को लेकर एक दूसरे प्लेनेट की खोज में जाने वाला था। उसका ये मिशन 2 साल का था और इस मिशन से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी बेटी का इलाज कराएगा। उसे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना ही था, क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी, मुझे पता है आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। और इसके बाद माइल्स अपने सफर पर निकल जाता है, जिसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें फिर से माइल्स के उस स्पेसशिप को दिखाया जाता है। ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ छोटे छोटे एस्ट्रॉयड के मलबे आकर इनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। वो टुकड़े स्पेसशिप पर इतनी जोर से लगते हैं कि स्पेसशिप बुरी तरह से कांपने लगता है। इस सारी हलचल में माइल्स की अपने स्लीपिंग चैम्बर में आंख खुल जाती है और अब वो बाहर निकलकर अपने शिप को कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग अपने स्लीपिंग चेम्बर्स में गहरी नींद में सो रहे थे और ये शिप ऑटो पायलट मोड पर खुद चल रहा था। उन छोटे पत्थर के टुकड़ों की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिस वजह से स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है। इन सारे हालातों को देखते हुए माइल्स फैसला करता है कि मैं स्पेसशिप को पास के ही किसी प्लेनेट पर लैंड कराऊंगा। लेकिन अब जैसे ही वो उस प्लेनेट की ऑर्बिट में आता है तो तेज रफ्तार की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये स्पेसशिप एक काफी बड़ी सी चट्टान से जाकर टकरा जाता है। इससे स्पेसशिप को एक बड़ा झटका लगता है, जिससे अंदर के सभी चैम्बर्स दबा
तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, यहाँ तक कि माइल्स की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद वो चेक करने के लिए आता है कि क्या कोई जिंदा बचा है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वो पाता है कि सारे के सारे चैम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें मौजूद सभी लोग मर चुके थे। लेकिन तसल्ली की बात यह थी कि यह प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए एकदम ठीक था, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी, खाने के लिए पत्ते और ऑक्सीजन भी है जिसमें सांस लिया जा सकता है। लेकिन उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि अगर इस प्लेनेट पर जिंदगी है तो यहाँ और भी खतरनाक क्रीचर हो सकते हैं। और जिस प्लेनेट पर माइल्स लैंड हुआ था, ये कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि आज से 65 मिलियन साल पहले की हमारी पृथ्वी थी, जब इंसान पृथ्वी पर पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ पर सिर्फ बड़े मॉन्स्टर्स का राज हुआ करता था। इसके बाद माइल्स अपनी जानकारी अपने बेस में देता है और उनके साथ जो हुआ वो भी बताता है। उसे याद आता है कि हमारी इस स्पेसशिप में 2 छोटी स्पेसशिप भी थी जो कि इमरजेंसी में काम आती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ गिरी है। और क्योंकि वो शिप काफी मजबूत थी तो माइल्स फैसला करता है कि वो उन्हें ढूंढेगा और कैसे भी करके अपने प्लेनेट पर वापस जाएगा। अब उसे यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था और हालात काफी मुश्किल थे। एक बार तो माइल्स खुद को मारने का भी डिसाइड करता है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी की याद आती है तो वो रुक जाता है। वो उसकी तस्वीरें देखकर उसे याद करने लगता है। इसके बाद उसे सिग्नल मिलता है कि उन सभी चैम्बर्स में से एक चैम्बर में से आवाज आ रही है। जब माइल्स वहां पर चेक करने के लिए जाता है कि क्या सच में अभी भी कोई जिंदा है, तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद माइल्स को वो चैम्बर मिल जाता है। उसके अंदर एक छोटी बच्ची थी और वो उसकी बेटी की ही उम्र की थी। वो उसे अपने साथ ले जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहां से हो और तुम कौन हो, तुम्हारे सारे ग्रुप का क्या प्लान था। वो लड़की बोलती तो है, लेकिन माइल्स को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उस लड़की की लैंग्वेज अलग थी, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि लड़की क्या कह रही है और किस भाषा में बात कर रही है। माइल्स को चैम्बर में इस लड़की की डायरी भी मिली थी, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि इस लड़की का नाम कोआ है। अब अगली सुबह माइल्स इस प्लेनेट को बारीकी से जांचने के लिए यहाँ छानबीन करने के लिए घूमने चला जाता है और साथ ही वो अपने स्पेसशिप को भी ढूंढ रहा था। यहाँ पर उसे काफी सारे वोल्केनो मिलते हैं जो कि बार बार इरप्ट हो रहे थे और यहाँ पर एक डायनासोर का कंकाल भी पड़ा था। इसके बाद माइल्स अपना हाई टेक्नोलॉजी जीपीएस निकालता है जो कि किसी भी चीज को ढूंढने का काम किया करता है, जिससे माइल्स को पता लग जाता है कि उसका छोटा स्पेसशिप यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ पे क्रैश हुआ था। अब वो आगे देखने के लिए जैसे ही झांकता है तो एक डायनासोर का एक छोटा बच्चा उस पर हमला कर देता है, लेकिन माइल्स की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक इलेक्ट्रिक गन थी। वो उस डायनासोर के बच्चे को खुद से दूर करके उसे मार देता है और अपनी जान बचाकर उस बच्ची के पास आ जाता है। वो उसे इस सब के बारे में बताता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द ब्रिज का रास्ता पार करके वहां पर पहुंचना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। माइल्स की बात सुनकर कोवा उससे कहती है कि हम जिन चैम्बर्स में आए थे उसमें मेरे पेरेंट्स भी थे और उन्हें लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन माइल्स जानता था कि वो सारे चैम्बर्स तबाह हो चुके हैं। वो उस बच्चे को ये बात ना बताते हुए उसे समझाता है, लेकिन कोवा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए माइल्स उससे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी पहाड़ पर हैं, तो जल्द से जल्द मेरे साथ चलो, हमें वहां पर पहुंचना होगा। ये सुनकर कोआ मान जाती है और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जितना आसान ये रास्ता लग रहा था उतना ही खतरनाक और मुश्किलों से घिरा हुआ था, क्योंकि इस समय में ना सिर्फ चलने वाले बल्कि उड़ने वाले डायनासोर्स भी हुआ करते थे और ना जाने किस किस तरह की मखलूक थी जो कि उन पर कभी भी हमला कर सकती थी। अब वो दोनों किसी तरह से छिपते छिपाते एक बड़े से मैदान से होते हुए एक जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक डायनासोर होते हैं जो कि उन्हें देख लेते हैं। वो सब उन पर हमला करने लगते हैं। अब माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर उन पर शूट करता है और वो अपना और कोवा का बचाव कर रहा था। खैर वो लोग किसी तरह से यहाँ से बचकर आगे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक नदी मिलती है। वो यहाँ अपना हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करते हैं, जिसके बाद माइल्स एक पेड़ पर चढ़ता है और अपना जीपीएस निकालकर पता करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूरी पर रह गया है। लेकिन तभी अचानक से टहनी टूट जाती है और माइल्स जोर से जमीन पर आकर गिरता है, जिससे उसका एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है और उसे काफी दर्द हो रहा था। उस टहनी के टूटने की आवाज सुनकर यहाँ पर कुछ भयानक डायनासोर्स आने लगते हैं। अब वो माइल्स को जैसे ही मारने के लिए आते हैं कि माइल्स के पास कुछ बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें वो उन डायनासोर्स के ऊपर ब्लास्ट करता है, जिनसे वो मरने लगते हैं। यहाँ पर माइल्स इस तरह से अपना बचाव कर रहा था और कोवा एक दूसरी जगह पर जाकर एक पेड़ की टहनी के पीछे छिप जाती है। लेकिन तभी कोवा को एहसास होता है कि वो गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि ये जगह तो उड़ने वाले क्रीचर्स का ठिकाना था। तो
अब इसीलिए KOA उन्हें देखकर यहाँ से दूसरी जगह पर जाने लगती है, लेकिन इससे आवाज पैदा हो जाती है और एक उड़ने वाला डायनासोर उसे देख लेता है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो काफी डर गई थी क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और डायनासोर काफी करीब आ गया था। वो एकदम से हमला करके उसके कपड़े पकड़ लेता है और कोवा को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन माइल्स ऐसा होते हुए देख लेता है। वो डायनासोर का पीछा करता है और उसे शूट करके कोवा की जान बचा लेता है। वो इस सब से काफी डर गई थी, इसीलिए माइल्स उसे अपनी पीठ पर उठाकर उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे KOA में कहीं ना कहीं अपनी बेटी नजर आ रही थी, जिसे कि 2 साल पहले वो अपने प्लेनेट पर छोड़कर आया था। अब क्योंकि इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और रात में चलना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए ये लोग एक केव में जाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ पर माइल्स दोबारा से अपना GPS चेक करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूर रह गया है, लेकिन यहाँ पर जो चीज माइल्स को पता लगती है उसे जानकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्पेस में जो एस्ट्रॉयड के टुकड़े माइल्स के स्पेसशिप से आकर टकराए थे वो अब पृथ्वी पर गिरने वाले थे, जिससे होगा ये कि सारे डायनासोर्स और पृथ्वी पर जो भी चीज है वो सब कुछ तबाह हो जाएंगे, वो सारी चीजें राख में बदल जाएंगी। वो ये सारी चीजें समझ गया था और वो कोवा को भी इस बारे में बताता है। अब सुबह होते ही वे लोग जैसे ही यहाँ से निकलने वाले थे कि एक बड़ा सा डायनासोर आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो लोग उस केव के और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर उन्हें एक सुरंग मिलती है जिसका साइज काफी छोटा था और अब इसीलिए माइल्स यहाँ पर बम से धमाका करता है, जिससे छेद सिर्फ इतना बड़ा होता है कि यहाँ से कोवा गुजर सकती थी, लेकिन माइल्स नहीं। कोवा निकल जाती है लेकिन माइल्स अंदर ही रह जाता है, जिससे यहाँ पर एक और डायनासोर माइल्स पर हमला कर देता है। लेकिन माइल्स के पास जो इलेक्ट्रिक गन थी वो उससे उस डायनासोर पर शूट करके खुद को बचा लेता है और जैसे तैसे वो सुरंग से बाहर आता है, लेकिन बाहर आकर उसे कोवा कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो आसमान से बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े धरती की तरफ आते हुए देख रहा था, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों को जल्द ही इस प्लेनेट को छोड़ना होगा, वरना वो लोग मारे जाएंगे। और इसीलिए वो जल्दी से उस तरफ भागने लगता है जहां वो स्पेसशिप थी, लेकिन वो गलती से एक दलदल में गिर जाता है। वो निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दलदल उसे निगलता जा रहा था, यहाँ तक कि वो कोवा को भी आवाज लगाता है, लेकिन अब बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब इससे पहले वो पूरी तरह से डूब जाता कोवा यहाँ पर आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। वो पेड़ की एक टहनी माइल्स की तरफ झुका देती है, जिसे पकड़कर वो जैसे तैसे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो कोवा को जोर से गले लगा लेता है, क्योंकि आज वो मरने ही वाला था, लेकिन कोवा ने उसे बचा लिया। फिर वो उसे बताता है कि प्लेनेट जल्द ही खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो दोनों पूरा दिन और पूरी रात सफर करते हैं और अगली रात होने से पहले वो उस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। और अच्छी बात यह थी कि इस स्पेसशिप में कोई डैमेज नहीं हुआ था, वो इससे निकल सकते थे। अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए माइल्स जैसे ही स्पेसशिप को स्टार्ट करता है कि कोवा बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने ही कहा था कि तुम्हारे माँ बाप पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि माइल्स ने उससे झूठ कहा था, क्योंकि उस हादसे में सभी चैम्बर्स बर्बाद हो गए थे, जिसमें कोवा के मॉम डैड भी मारे गए। अब माइल्स उस बच्ची को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी नाराज थी, इसलिए माइल्स उसे सच बता देता है कि तुम्हारे मॉम डैड मारे जा चुके हैं। माइल्स उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया और अब हमें भी यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर कोवा काफी रो रही थी, इसीलिए माइल्स उसे शांत करने के लिए अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इस मिशन पर इसीलिए आया ताकि इससे मिले पैसों से मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। उसे एक जानलेवा बीमारी है और अगर अब मैं टाइम पर ना पहुंच सका तो वो मर जाएगी। माइल्स कोवा को भी अपनी बेटी की तरह समझ रहा था और वो उसकी भी जान किसी भी तरह से बचाना चाहता था। कोवा उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है और अब इसके बाद वो स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकल पाते हैं, उन चट्टानों का हमला हो जाता है और साथ ही उन्हें 2 बड़े बड़े डायनासोर्स ने भी देख लिया था, जो यहाँ आकर उस स्पेसशिप पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। माइल्स ये बात जानता था कि अगर हम यहीं पर रुके रहे तो ये डायनासोर्स हम पे हमला करके हम दोनों को ही मार देंगे। इसलिए वो स्पेसशिप से बाहर जाकर डायनासोर्स का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि कोवा की जान बच सके। अब एक डायनासोर जैसे ही माइल्स के पास आता है तो माइल्स उस पर अपनी इलेक्ट्रिक गन से शूट करके उसे मार देता है, लेकिन अभी एक और डायनासोर जिंदा था जो कि तेजी से माइल्स की तरफ बढ़ने लगता है। माइल्स को लगने लगता है कि शायद ये डायनासोर उसे मार देगा, क्योंकि उसकी गन की बैटरी लो हो चुकी थी, वो दोबारा से लोड नहीं हो रही थी। डायनासोर उसके काफी करीब आ गया था, लेकिन इसी बीच स्पेसशिप में बैठी कोवा अपना दिमाग चला देती है और एक वीडियो प्ले कर देती है। जैसे ही डायनासोर का ध्यान भटकता है, माइल्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है।
लेकिन जब डायनासोर को उस वीडियो प्रोजेक्टर से कुछ नहीं मिलता तो वो फिर से माइल्स के पीछे पड़ जाता है। और अब ये प्लेनेट भी तबाह होने वाला था क्योंकि यहाँ की सारी वोल्केनो इरप्ट होने लगी थी और एस्ट्रॉयड के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। डायनासोर माइल्स का पीछा कर रहा था और माइल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो जमीन से निकलने वाले उन वोल्केनो की तरफ भागना शुरू कर देता है और अब जैसे ही वो वोल्केनो फटता है डायनासोर उसकी चपेट में आ जाता है। लेकिन उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इससे थोड़ा जख्मी हो जाता है। अब डायनासोर को और गुस्सा आ गया था और वो माइल्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब माइल्स भी अपनी मौत को गले लगाने वाला था क्योंकि उसके पास भी पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक बार और कोवा आ जाती है। वो एक लकड़ी को उस डायनासोर की आंख में घुसा देती है और अब क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए वो एक बड़े वोल्केनो के पास आ जाता है और अब वो जैसे ही फटता है उसके अंदर मौजूद तेजाब और लावा डायनासोर को अपनी लपेट में ले लेता है और उसे गला देता है। इस तरह से वो मारा जाता है। अब माइल्स की जान बच गई थी। इसके बाद ये दोनों जल्दी से स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। माइल्स जल्दी से अपने प्लेनेट की लोकेशन डालकर यहाँ से निकल जाता है, जहाँ इस बीच कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े इनके स्पेसशिप से आकर भी टकराते हैं, लेकिन ये सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आकर गिरता है और पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज को तबाह कर देता है और इस तरह से डायनासोर्स का पृथ्वी से अंत हो जाता है और ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों, आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें हमें बताते हैं कि आज से कई 100 साल पहले कुछ बहुत ही बड़े जीव इस दुनिया में वास करते थे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो अब कहाँ हैं? क्या अभी भी वो जिंदा है? आइए जानते हैं। 1944 दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला है, पर अभी भी कुछ जहाज हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं, जिसमें से 2 आकर गिरते हैं एक आइलैंड पर जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन के एकदम बीच में है। दोनों ही पायलट एक दूसरे से हवा में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब जमीन पर भी वो लड़ने लगते हैं कि तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो कुछ भी साइज में था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और बूम, यहीं से सीन कट होता। और अब वो क्या था और इनके साथ क्या हुआ हमें आगे पता लगेगा। के लिए बने रहिए वीडियो में। अब आते हैं 1971 में व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी में से हम 2 आदमियों को देखते हैं जो कि एक मिनिस्टर से मिलने के लिए आए क्योंकि उन्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए फंडिंग चाहिए। इनके नाम होते हैं बिल और हॉस्टन। दोनों की बातें सुनने के बाद मिनिस्टर उन्हें मना कर देते हैं। असल में इन दोनों का मानना था कि इन्होंने एक ऐसा आइलैंड ढूंढा है जहां पर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पाकर हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बूम कर सकते हैं, पर वो फिर भी मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ बिल जानता है कि अगर वो ये कहेगा तो वो जरूर मानेंगे। वो कह ही देता है कि सर, कल मैंने न्यूज में पढ़ा है कि रशियन आर्मी को भी इस आइलैंड के बारे में खबर लग चुकी है और अगर हम जल्दी नहीं गए तो वो वहां पहुंच जाएंगे। फिर क्या था, बिल को तुरंत ही परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी टीम बनाने लगता है जिसमें उसे कुछ होशियार और स्ट्रांग लोगों की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए वो आर्मी कमांडर पैकर्ड को बुलाता है, सब कुछ बताता है उन्हें, जो अपने कुछ सबसे हाईली ट्रेन सोल्जर की टीम को बनाते हैं। वहीं हॉस्टन जेम्स को कॉल करता है जो कि एक गाइड का काम करेगा और मेसन जो कि एक फोटोग्राफर है, वो उनके लिए एविडेंस बनाएगी। अब सभी को ब्रीफिंग के लिए बुलाया जाता है और समझाया जाता है कि वो लोग सब साथ में आगे बढ़ेंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज को बहुत ही बारीकी से चेक करेंगे। अगर कुछ भी उन्हें मिलेगा तो वो उसे सबसे पहले बिल को दिखाएंगे। दिन अगले दिन ये लोग उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं जहां पर ये कुछ चॉपर से जाएंगे, पर इनके सामने एक मुसीबत थी जो था एक विशाल तूफान जो इनका रास्ता रोके खड़ा था। अगर इनमें से कोई भी अंदर गया तो मारा जाएगा, पर उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। इसीलिए बिल फैसला करता है कि वो जाएंगे। इसके बाद सभी चॉपर उसके अंदर घुसते हैं, पर शायद इन्होंने ये गलत फैसला ले लिया क्योंकि वो बिजली इनके चॉपर के ऊपर ही गिर रही थी, जिसके कारण कुछ तो प्लेन क्रैश हो जाते हैं, कुछ चॉपर क्रैश हो जाते हैं, फिर कुछ उस तूफान को पार कर डालते हैं और तब इनके सामने आता है वो खूबसूरत आइलैंड जहां पर आज तक कोई नहीं गया। अगर कोई गया भी है तो कभी जिंदा नहीं लौटा। हॉस्टन की टीम सबसे पहले लैंड करती है। दरअसल उसकी थ्योरी के हिसाब से इस आइलैंड के नीचे बड़ी नदियां बह रही है जिनके अंदर कई फुट गहरे गड्ढे हैं जिसमें वो विशाल जीव रहते हैं और उन्हीं गड्ढों में सोने और चांदी के कई सारे महल भी बने जो किसी जमाने में यहाँ पर रहने वाले लोगों के हुआ करते थे। अगर हम लोग इस पूरे आइलैंड को हिलाकर एक भूकंप लाएं तो हम उन गड्ढों तक पहुंच सकते हैं। अब ये आइडिया बिल को ठीक लगता है, इसीलिए वो पैकर्ड से कहकर पूरे आइलैंड के ऊपर बम गिरवाना शुरू करता है जिससे कि जितनी भी जीव जंतु सब परेशान हो जाते। लाखों की तादाद में पेड़ बर्बाद हो रहे थे और कुछ पशु पक्षी मारे भी जाते हैं।
पर इन्हें ये करना ही था ताकि ये भूकंप ला सके, जो आ भी जाता है पर किसी और चीज का। जब उस चीज को पैकर्ड खुद के सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल वो एक्स्ट्रा लार्ज चिंपैंजी था जिसका साइज बुर्ज खलीफे से भी बड़ा था। सभी उसके ऊपर शूट करने लगते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इनके जितने भी चॉपर्स होते हैं उन सभी को बीच से खिलौने की तरह अलग कर देता है। इसमें काफी सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं, कुछ क्रैश होते हैं जिसमें जेम्स के साथ वाले भी कुछ और थे, उधर पैकेट के साथ वाले भी। दोनों ही टीम अलग हो चुकी है पर अभी सभी परेशान थे क्योंकि उन्हें जो कुछ बताया गया था यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल को ढूंढने के लिए पैकेट बिल के पास जाता है और उसे बंदूक की नोक पर लेकर पूछता है कि वो सच सच बताए कि वो आखिर यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आए। तब यहाँ बिल उससे कहता है, दरअसल जिस पृथ्वी पर हम सालों से रह रहे वो कभी हमारी थी ही नहीं, वो इन्हीं लोगों की थी जिसे हमने कुछ देर पहले देखा है। जब इंसान बढ़ने लगे तो ये सभी वहां से दूर हो गए और अपने अपने घर छोड़ दिए इन्होंने। इनके साथ भी कुछ लोग यहाँ पर आए जिन्होंने इन्हें पाला। सही सुना आपने, इन्हें किसी ने पाला था जो उस समय की दुनिया के सबसे अमीर लोग थे। उनकी पूरी संपत्ति यही किसी नदी के नीचे दफन है, इसीलिए अब ये सभी फिर से अपने घर वापस आ रहे। और अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो सब कुछ, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो जब हम यहाँ से लौटेंगे तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। वहीं दूसरी ओर हम जेम्स की टीम को देखते हैं जो इनसे बिछड़ चुके हैं। वो अपने लोगों से कहता है प्लान के मुताबिक हमें समुद्र किनारे पहुंचना होगा अगले 3 दिन के अंदर, तब तक हमारा शिप वहीं खड़ा रहेगा। वहीं पैकेट की टीम भी जंगल से होते हुए समंदर की ओर बढ़ रही है। पैकेट का एक दमदार सोल्जर चैंपमैन भी उसे आखिर में मिल जाता है जो कुछ ही दूरी पर क्रैश हो गया था। इतने में इन्हें अपने एक साथी की चीख सुनाई देती है। जब वो उसकी ओर जाते हैं तो देखते हैं कि बाम्बू उसके आर पार हो गया, जो देखकर सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में एक की नजर ऊपर पड़ती है, तब उसे समझ आता है कि जिसे ये बैम्बू समझ रहे हैं वो असल में एक मकड़ी का पैर है, जिस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आइलैंड पर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। अब एक एक करके वो मकड़ी कुछ सोल्जर को मारना शुरू करती है। तभी पैकेट सभी को ऑर्डर देता है कि उसके पैर काट दो, जिससे वो नीचे आने लगेगी। सभी उसका कहना मानते हैं, जिससे वो मकड़ी धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है और अंत में जब वो नीचे आकर गिरती है तो पैकेट उसे शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी ओर जेम्स की टीम को भी कुछ ऐसा ही दिखता है, पर वो इससे भी विशाल था। वो तो जब नदी के किनारे से आगे की ओर बढ़ रहे थे तो उन लोगों को उसी नदी से बाहर आते हुए एक बुफैलो दिखता है जिसका आकार किसी फुटबॉल स्टेडियम जितना था। सभी उसको देखकर बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन जेम्स को पता है कि ये करके वो उसे गुस्सा दिलाएंगे और इसीलिए वो किसी को भी शूट ना करने को कहता है, जिससे वो चुपचाप वहां से चला जाता है बिना कुछ किए। ये लोग वहां से और अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ घर दिखते हैं जिसके बस दीवारें ही बची रह गई थी, लेकिन वो सभी सोने की थी, जो देखकर मेसन फौरन उनकी फोटो खींचता है। लेकिन तभी उन लोगों को चारों ओर से कोई घेर लेता है। ये शायद यहाँ पर रहने वाले कबीले के लोग थे जिन्होंने सिर्फ एक ही पैंट पहनी हुई थी जिस पर गोल्ड प्लेटिंग थी। सभी बहुत डर गए, पर इतने में उनके बीच एक हैंक नाम का बंदा आता है जो उन कबीले वालों से अलग था क्योंकि उसने आज के जमाने के कपड़े पहने थे। वो खुद को हैंक करके इंट्रोड्यूस करवाता है। ये असल में वही अमेरिकन पायलट है जो आज से तकरीबन 28 साल पहले क्रैश हुआ था एक जापानीज पायलट के साथ। वो तो मर गया, लेकिन हैंक अभी भी जिंदा है और इन्हीं लोगों के साथ रहने लग गया। वो जेम्स की टीम को बताता है कि ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इधर पैकेट का एक सोल्जर उनसे बिछड़ गया। उस क्रैश के दौरान काफी थक जाने के कारण वो नदी किनारे पानी पीने जाते, लेकिन तभी वहां पर वो चिंपैंजी आ जाता है जिनसे इन लोगों पर हमला किया था। वो भी पानी पीने के लिए आया था कि तभी उसे एक बड़ा ऑक्टोपस दिख गया था जिसने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और फिर उसे खा गया। जो कुछ भी बच गया उसे पैक करके घर ले गया कल के लिए। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है उस कबीले पर जहां एक विशाल नेवी शिप खंडर हुआ पड़ा है, जिसके बारे में हैंक बताता है कि ये 10 साल पहले यहाँ पर आया था। तब इसमें कोई भी नहीं था, लेकिन अब इसमें कबीले वालों ने खुद का मंदिर बना लिया। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, उस चिंपैंजी की मूर्ति बनाई हुई है। हैंक का कहना था कि ये लोग उस विशाल जीव को पूजते हैं जिसे हम अपनी भाषा में कैंग कहते हैं। वो इस जगह का राजा है और इन लोगों का और इस आइलैंड का रक्षक भी है। उसके बाजू में ही उन आदिवासियों ने एक और चीज की मूर्ति बनाई थी जो कि है एक छिपकली, जो देखकर हैंक बताता है कि ये है इसका नाम है स्क्रोवॉलर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इस पूरे आइलैंड पर। वो किसी को भी नहीं बख्शती। इसने ही मेरे दोस्त को भी मार दिया और कैंग के पूरे परिवार को भी इसने ही खत्म किया। वो अपनी पीढ़ी का आखिरी है
जब तुम लोगों ने यहाँ पर बम गिराया तो वो छिपकली फिर से बाहर आ गई, लेकिन कैंग ने उन सभी को मार दिया, वरना वो तुम सभी को खाकर खत्म कर देती। मेसन पूछती है कि अगर वो इतना ही अच्छा है तो हम पर हमला क्यों किया? तो वो बताता है कि अगर तुम्हारे घर पर कोई हमला करेगा तो तुम क्या करोगे? जो तुम करोगे उसने भी वही किया, अपनी हिफाजत। इतनी ही देर में बातें करने के बाद उन आदिवासियों ने एक भी शब्द नहीं कहा, जो देखकर जेम्स थोड़ी हैरानी में था कि ऐसा क्यों है। तो हैंक फिर से बताता है कि ये सभी ने सालों से मौन व्रत रखा है अपनी देवता की लंबी उम्र के लिए। यहाँ हैंक इन लोगों से पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं और यहाँ किसके लिए आए। तो वो बताता है कि हम लोग यहाँ पर इन्हीं जीवों पर रिसर्च करने आए और हमारे सारे संसाधन क्रैश हो गए या फिर टूट गए, इसीलिए अब हम इस आइलैंड की ओर जा रहे हैं जहाँ हमारा शिप है, पर हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। तो हैंक कहता है कि 3 दिन में तो वहां पहुंच पाना मुश्किल है, पर हाँ मेरे पास एक बोट है, अगर तुम उसको ठीक कर दो तो हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब ये सभी उस बोट को देखते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही खस्ता हालत में थी। उधर मेसन उन कबीले वालों की फोटोज को खींच रही थी। उन्होंने कैमरा जैसी चीज को पहली बार देखा था तो उनके लिए बहुत ही अजीब और नया था। इसी बीच मेसन को किसी की रोने की आवाज आती है। दरअसल वहां से कुछ ही दूरी पर एक चॉपर के नीचे बुफैलो का बच्चा फंसा हुआ था। हालांकि मेसन बहुत कोशिश करती है कि उसको निकाल सके, पर ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन तभी कैंग आकर उसे फ्री कर देता और वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तब मेसन को समझ आता है कि हैंक सही कह रहा है, हमने उसके घर को बर्बाद कर दिया। अब इधर जिस सोल्जर ने कैंग को पानी पीते हुए देखा था वो भागते हुए जंगल के अंदर गया, जहां वो अपने साथियों से बार बार जुड़ने की कोशिश करता। एक पेड़ की टहनी पर बैठकर, पर वो इस बात से अनजान था कि वो पेड़ नहीं बल्कि एक गिरगिट है जो उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां वो खतरनाक छिपकली आती है जो दोनों को ही खाकर खत्म कर देती है। यानी कि वो बाहर आ चुकी है अब इनके लिए, और कैंग दोनों के लिए खतरा मंडरा रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल वहां पैकेट की टीम अब उस सोने की तलाश में है, क्योंकि बिल ने उन्हें ढेर सारा लालच जो दे दिया। उस सोने को पाने के लिए वो अब किसी भी हद तक गिर सकते, जो उन्होंने शुरुआत में दिखा भी दिया। सभी ने मिलकर उस बोट को बना लिया, यानी कि अब इन्हें यहाँ से अलविदा लेना होगा। हैंक काफी भावुक हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब उसके जाने का समय आ गया है, इसीलिए वो सभी को अलविदा कहता है। फिर आइलैंड की दूसरी दिशा की ओर आ जाता है, जो जगह सिर्फ खतरनाक जानवरों के लिए है। इसीलिए उन कबीले वालों ने बीच में बांध बनाया हुआ है ताकि कोई भी यहाँ तक ना आए। खैर ये लोग बोट से उन बेहतरीन नजारों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनका दूसरी टीम से कनेक्ट भी हो जाता है और इसी बीच इतने में एक विशाल चमगादड़ इनके एक आदमी को उठा कर ले जाता है। आसमान में उसके शरीर के 4 टुकड़े करके बांट लेते। सभी ये मंजर देखकर हैरान थे, ज्यादा डर जाते। लेकिन अब इन्हें कुछ देर रुकना होगा क्योंकि इन्हें अब अपनी टीम से भी मिलना है, जो कि थोड़े अंदर जाने पर मिल जाती है। सभी बहुत खुश थे। साथ आकर अब ये डिसाइड करते हैं कि वो ईस्ट की ओर जाएंगे, लेकिन पैकेट को वेस्ट की ओर जाना था क्योंकि उसका एक साथी का चॉपर वहीं क्रैश हुआ। लेकिन हैंक उन्हें वहां जाने से मना करता है क्योंकि वो इलाका छिपकलियों का है। लेकिन पैकेट जेम्स से कहता है कि तुम्हारा काम हमें रास्ता दिखाना है, उन लोगों को ढूंढना है जो खो चुके हैं। इसीलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है और वो सभी वेस्ट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर उन्हें एक कंकालों की घाटी मिलती है, जिसके बारे में हैंक बताता है कि ये कैंग के परिवार का कब्रिस्तान है। इसे देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो छिपकली कितनी खतरनाक है। इन्हें उसकी कब्रिस्तान में होकर गुजरना होता है, लेकिन इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। कुछ ही देर के अंदर इनके ऊपर वो बड़ी वाली छिपकली हमला करती है, सभी को मारना शुरू करती है। वो मुसीबत कम थी कि वो चमगादड़ भी यहाँ आ चुके थे। अब सभी परेशान इधर उधर भागना शुरू करते हैं। मेसन जेम्स के साथ कवर लेकर छुप जाती है, तो वहीं पैकेट के लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे। इतने में एक सोल्जर फायर फ्लेम से उस छिपकली की पूरी तरीके से जलाकर मार देता है, जिससे कि इनकी जान बच जाती है। लेकिन अब हैंक का कहना था कि उन्हें यहाँ से जल्दी बाहर जाना होगा क्योंकि ये इलाका सही नहीं है। लेकिन पैकेट अपने साथियों की मौत का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। उसका कहना था कि वो जब तक कैंग को मार नहीं लेता वो चैन की सांस नहीं लेगा। ये सुनकर हैंक हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? कैंग यहाँ का राजा है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। अगर तुमने कुछ भी किया तो ये कबीले वाले तुम्हें चुन चुन कर मार डालेंगे। उनके लिए वो एक देवता है। पर पैकेट नहीं मानने वाला था। तब जेम्स उसके साथी की लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये उस छिपकली के पेट से हमें मिली, मतलब छिपकली ने उसे मारा है, ना कि कॉन्ग ने। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पैकेट को किसी भी हाल में उस चॉपर तक पहुंचना है। पर अब जेम्स उसके ऑर्डर नहीं मानता कि तुम्हें अगर वहां जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मैं अब अपने लोगों के साथ ईस्ट की ओर जा रहा हूँ जहां हमारा शिप है, तुम सीधा वहीं आ जाना। अब दोनों टीम अलग अलग हो जाती हैं और अपने अपने रास्ते की ओर निकल पड़ती है। कुछ समय के बाद उन्हें वो चॉपर मिलता है
जिसके अंदर असला बारूद था। वहीं दूसरी ओर मेसन और उसके लोग अभी भी आगे बढ़ रहे, लेकिन रात होने के कारण वो एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम करते हैं। तो जेम्स मेसन को लेकर एक चट्टान पर जाता है ताकि वहां से देख सके कि अभी वो कितनी दूर है। तभी वहां पर कैंग आता है जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसको देखकर मेसन उसकी चोटों को महसूस करती है और वो तकलीफ में है क्योंकि उन लोगों ने उसके घर पर हमला किया जिसमें कई सारे जानवर मारे गए। जेम्स को भी समझ आता है कि वो ऐसा नहीं है जैसा उन्होंने उसे समझा था, वो तो एक शांतिपूर्व किस्म का जीव है। तभी जंगलों में धमाके होने लगते हैं जो कि पैकेट की टीम कर रही थी क्योंकि वो लोग अपना बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने कैंग के लिए जाल भी बिछाया हुआ जिसके अंदर जाते ही वो और धमाके करते, जिसमें कैंग पूरी तरह से जल जाता और बेहोश हो जाता कि यही सही मौका है, उसको बम से उड़ा दो। पर जेम्स ऐसा होने नहीं देगा, इसीलिए वहां आकर उन सभी को रुकने को कहता है। लेकिन पैकेट अपने लोगों को ऑर्डर देता है, इन्हें खत्म कर दो। अब उसके लोग भी समझ गए हैं कि वो गलत कर रहा है, उनका दुश्मन तो वो छिपकली है ना कि कैंग। तभी पानी से एक विशाल छिपकली बाहर आती है। वो पैकेट पर हमला करने वाली थी जिसके हाथ में रिमोट था, जिससे वो कैंग को मारने वाला था। लेकिन उसी बीच कैंग उठ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे पैकेट की जान बच जाती है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। इसी दौरान ये लोग बोट के पास भागने लगते हैं। अब उजाला भी हो चुका है लेकिन वो छिपकली अब इनके पीछे पड़ चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कैंग वहां आ जाता है। वही मेसन चट्टान पर चढ़कर फ्लेयर चला देती ताकि अगर उसके शिप यहीं कहीं आसपास हो तो वो लोग उसे देख ले। उधर उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, एक ऐसी लड़ाई जिससे जमीन भी कांप जाए। पर ये क्या, कैंग एक जंजीर में अटक गया है जिसका फायदा उठाकर अब वो इन लोगों पर वार करने लगी। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि कैंग पूरी जंजीर को ही तोड़ देता और उसमें लगे ब्लेड से उस छिपकली पर वार करता। और तभी मेसन पानी में गिर जाती है। वो डूब रही थी लेकिन कैंग उसे बचा लेता है और अपनी मुट्ठी में बांध देता है। पर उसी हाथ को वो छिपकली अपने मुंह में दबोच लेती है तो कैंग उसकी पूरी जबान ही बाहर निकाल लेता। और यहाँ हम कैंग की असली ताकत देख पाते। उसने साबित कर दिया कि वो ही इस आइलैंड का राजा है। उसने फाइनली उस छिपकली को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मेसन होश में नहीं आ रही थी, जो देखकर कैंग मायूस हो जाता और चुपचाप वहां से चला जाता। उधर मेसन अभी भी जिंदा थी, अभी कैंग को जाते हुए देख रहे थे, जिसके बाद ये लोग अपने घर लौट आते। यहाँ में दिखाया जाता है कि हैंक जो पूरे 35 साल बाद अपने घर वापस लौट रहा है। सभी ने तो उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन आज उसे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर सभी लोग बहुत खुश थे और गले से लगा लेते हैं। उधर जेम्स और मेसन को सीक्रेट सर्विस ने अपने कैबिन में बंद करके रखा कि वो उससे कुछ और बताना चाहते हैं। दरअसल होस्टन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है वो ऐसे ही कुछ जीवों को या फिर किसी अनमोल चीजों को ढूंढती है। जब वो एक आइलैंड पर गए तो उन्हें वहां पर पता लगा कि कैंग ही अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे और कई जीव है जो इंसान की सोच से कई गुना बड़े हैं और अभी वो जिंदा भी है। इसीलिए हमें किसी भी तरह करके उन्हें रोकना है, जो आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।